अध्याय 41। मौत के साए में प्यार और साहस। धमाके के बाद का कोहराम। धमाके की खबर मिलते ही मेजर टीसा एक मिलिट्री ट्रक लेकर संजना, जूजू और 20 सैनिकों के साथ घटनास्थल की ओर भागे। जब वे सुपरमार्केट पहुंचे तो आग लगभग बुझ चुकी थी, लेकिन चारों ओर मलबे और धुएं का अंबार था। एहतियात के तौर पर मिलिट्री ने मोबाइल सिग्नल काट दिए थे, इसलिए संजना का सचिन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। संजना की जांच और डर। संजना ने सुपरमार्केट के पास सचिन की कार खड़ी देखी, जिससे उसका दिल बैठ गया। उसे पीछे की गली में खून के धब्बे मिले, जिससे साफ था कि वहां कोई लड़ाई हुई है। एक सफाई कर्मचारी ने बताया कि उसने 7-8 गुंडों को लोहे की रॉड से 2 आदमियों को पीटते और उन्हें खून से लथपथ हालत में एक वैन में डालकर ले जाते देखा था। वह वैन एक कैसीनो, जुआ घर के पीछे मिली, जो ब्रदर लू के गिरोह का मुख्य अड्डा था। संजना का निडर फैसला। कैसीनो के नियम कड़े थे और बिना वारंट के मिलिट्री अंदर नहीं जा सकती थी। संजना को डर था कि अगर वह बैकअप का इंतजार करेगी तो सचिन की जान जा सकती है। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए टोपी और चश्मा पहना और अकेले कैसीनो के अंदर घुस गई। अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए उसने एक मैनेजर को अपनी बातों में उलझाया, एक सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती की और खुद को उसके गांव की बताकर उसका भरोसा जीता। गुंडों को चकमा देने के लिए ये झूठ बोला कि वह अपने भाई का कर्ज चुकाने आए हैं। जब वह कैसीनो के गुप्त कमरे में पहुंचे तो उसे 2 घायल आदमी दिखे, लेकिन उसे ये देखकर बहुत सुकून मिला कि उनमें से कोई भी सचिन नहीं था। सचिन की बहादुरी। कहानी में पता चला कि सचिन ने धमाके से पहले ही खतरे को भांप लिया था। उसने जो चेंगबो को पैकेट खोलने से रोका और उसे लेकर पिछले दरवाजे से भाग निकला। वहां उसने अपनी सूझबूझ और ताकत से 7-8 गुंडों का अकेले मुकाबला किया और एक गुंडा की बंदूक भी छीन ली। जो खून से लथपथ आदमी वैन में ले जाए गए थे, वे असल में वही गुंडे थे जिन्हें सचिन ने पीटा था। एक जादुई मिलन। जब संजना कैसीनो से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और गुंडों को उस पर शक होने लगा था, तभी अंधेरे से एक हाथ आया और उसने संजना की कलाई पकड़ ली। वह सचिन था। संजना ने जब उसके मजबूत और गर्म हाथ को महसूस किया तो उसका सारा डर गायब हो गया। सचिन ने अपनी तिरछी नजर से उन गुंडों को डराया और बड़े ही रौब के साथ संजना को लेकर कैसीनो से बाहर निकल आया। अध्याय 42। तूफान से पहले की शांति और नया दुश्मन। ब्रदर लू की घबराहट। म्यांमार की राजधानी मीना में इस गिरोह की लेडी डॉन, ब्रदर लू, एक स्पा में आराम कर रही थी जब उसे धमाके की खबर मिली। उसे झटका लगा कि धमाका होने के बावजूद वह चीनी पुलिस अफसर सचिन मरा नहीं। उसे एहसास हुआ कि चीन की पुलिस इस बार बहुत गंभीर है। उसने तुरंत अपने खास गुंडों को मेजा सिटी से पीछे हटने का आदेश दिया ताकि वे पकड़े न जाएं। कैसीनो से बाहर का मंजर। कैसीनो के पिछले दरवाजे पर सचिन और संजना का सामना गुंडों से हुआ। हालांकि गुंडे संख्या में ज्यादा थे, लेकिन बाहर सचिन के साथी पुलिस अफसर और मेजर टीसा के हथियारबंद सैनिक तैनात थे। सचिन ने संजना का हाथ इतनी मजबूती से थाम रखा था कि उसे दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वह सचिन के चेहरे पर छाई गंभीरता और सुरक्षा के भाव को देख रही थी। गिरफ्तारी का बड़ा मिशन। धमाके के बाद चीनी टास्क फोर्स ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। सचिन ने डायरेक्टर सन पू को फोन कर गिरफ्तारी का अभियान, अरेस्ट ऑपरेशन, तुरंत शुरू करने को कहा। म्यांमार के कमांडर इन चीफ जुवेन ने भी अपनी सेना को मेजा सिटी में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए भेजने का आदेश दिया। सचिन और संजना के जज्बात। मिशन पर निकलने से पहले सचिन संजना के पास कंट्रोल रूम में पहुंचा। दोनों काम में बहुत व्यस्त थे, लेकिन उनके बीच की खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। सचिन ने पीछे से आकर संजना को गले लगाया और उसकी गर्दन पर एक प्यार भरा किस किया। संजना कुछ पलों के लिए सुन्न रह गई। उसे एहसास हुआ कि वह सचिन के लिए कितनी खास है। जब वह सचिन के कमरे में गई तो उसने देखा कि सचिन बुलेट प्रूफ जैकेट और बंदूक से लैस था। संजना ने उसके शर्ट के बटन बंद करने में मदद की और दोनों ने एक भावुक किस साझा किया। नया खिलाड़ी जनरल पो। अगली सुबह म्यांमार सेना की दूसरी ब्रिगेड मेजा सिटी पहुंची। इसका नेतृत्व जनरल पो कर रहे थे, जिसके चेहरे पर एक गहरा लाल निशान था। इधर कमांडर इन चीफ जुवेन का एक खतरनाक प्लान सामने आया। उन्हें शक था कि जनरल पो ही वह शख्स है जो ब्रदर लू के गिरोह की मदद कर रहा है और पैसा खा रहा है। जुवेन ने जनरल पो को ही मिशन पर भेजा ताकि या तो वह सुधर जाए या फिर वह कोई गलती करे और जुवेन उसे अपने ही हाथों से खत्म कर सके। पहलू विवरण।
खतरा। ब्रदर लू अब और भी सावधान हो गई है और छुपने की कोशिश कर रही है। रोमांस सचिन और संजना के बीच के पलों ने मिशन के तनाव को कम किया और उनके रिश्ते को मजबूती दी। राजनीति। म्यांमार की सेना के अंदर ही भ्रष्टाचार है और जनरल पो पर शक की सुई है। अध्याय 43। खौफनाक मंजर और एक वादा। लिन सिटी में बदलाव। चीन के लिन सिटी में सब शांत है। पुलिस स्टेशन में खबर आती है कि म्यांमार में मिशन सफल रहा है और ब्रदर लू के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। लेकिन वहां एक चौंकाने वाली खबर है। याओ मेंग अब पुलिस की नौकरी में दिलचस्पी नहीं ले रही है। उसे एक आलीशान कार रोल्स रॉयस में जाते देखा गया है और चर्चा है कि उसने इस्तीफा देने का मन बना लिया है। मेजा सिटी। सचिन और संजना के बीच बढ़ती नजदीकियां। म्यांमार में ऑपरेशन खत्म होने के बाद सचिन और संजना को थोड़ा वक्त साथ बिताने का मौका मिलता है। संजना सचिन के कमरे में उसके जख्मों पर पट्टी करने जाती है। वहां उनके बीच रोमांटिक पल आते हैं। सचिन संजना को प्यार से छूता है और संजना भी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाती। हालांकि दोनों तय करते हैं कि वे अपनी पहली शारीरिक अंतरंगता फर्स्ट इंटिमेसी लिन सिटी वापस जाकर ही करेंगे, क्योंकि अभी काम ज्यादा जरूरी है। जनरल पो का असली और क्रूर चेहरा। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब संजना कुछ दस्तावेजों पर साइन कराने जनरल पो के पास जेल जाती है। वहां वह एक भयानक दृश्य देखती है। जनरल पो एक कैदी अपराधी को सजा दे रहा था क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी और एक सैनिक को मार दिया था। संजना बीच बचाव करने की कोशिश करती है और कहती है कि सजा कानून के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन जनरल पो बहुत क्रूर है। वो संजना के सामने ही अपराधी के मुंह में बंदूक डालता है और उसे गोली मार देता है। संजना के लिए यह पहला मौका था जब उसने किसी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। वह इस घटना से गहरे सदमे में आ जाती है। सचिन का सहारा और विदाई। संजना परेशान होकर रात में सचिन के कमरे में जाती है और उसे सब बताती है। वह सचिन से कहती है, मेरा दिल बहुत भारी महसूस कर रहा है। सचिन उसे सांत्वना देता है और समझाता है कि म्यांमार जैसे युद्धग्रस्त इलाकों में सेना बहुत क्रूर होती है। उस रात वे एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन सचिन खुद को रोक लेता है। वह संजना से कहता है कि वह नहीं चाहता कि उनका पहला अनुभव ऐसी खराब जगह की यादों के साथ जुड़ा हो। अगली सुबह दोनों को अलग होना है। सचिन ब्रदर लू को पकड़ने के लिए यांगून जा रहा है और संजना अपराधियों को लेकर वापस चीन जा रही है। सचिन संजना को अपने घर की चाबियां देता है और कहता है, मेरा लिन सिटी में इंतजार करना। मुख्य सारांश समरी पहलू विवरण। याओ मेंग का रहस्य। याओ मेंग पुलिस की नौकरी छोड़कर एक अमीर आदमी के साथ जुड़ रही है। जनरल पो की क्रूरता। संजना के सामने ही एक कैदी की हत्या, जिससे वह डर जाती है। सचिन का वादा। सचिन ने संजना को अपने घर की चाबियां दी, जो उनके गंभीर रिश्ते का प्रतीक है। अध्याय 44। बर्मी अजगर का पर्दाफाश। संजना का शक और विश्लेषण। संजना ज़ूज़ू ट्रेन में अपराधियों को लेकर चीन की सीमा की ओर जा रही है। खाली समय में वह इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है कि आखिर ब्रदर लू को मिलिट्री में कौन बचा रहा है। वह अपनी क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की काबिलियत का इस्तेमाल करती है और कुछ निष्कर्ष निकालती है। ब्रदर लू का मददगार कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा करती है, शायद उसका प्रेमी। वह व्यक्ति मिलिट्री में ऊंचे पद पर है, 30-40 साल की उम्र का है, क्रूर है और घमंडी है। तभी उसकी नजर जनरल पो पर पड़ती है। संजना को सब समझ आ जाता है। ब्रदर लू का असली मास्टरमाइंड और प्रेमी जनरल पो ही है, जिसे बर्मी अजगर बर्मीज पाइथन भी कहा जाता है। सचिन को गुप्त संदेश। संजना तुरंत सचिन जी बाई को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर हैं। वह एक मैसेज टाइप करती है, पोहिलू का प्रेमी है, वही बर्मी अजगर है। कई कोशिशों के बाद जब वह जनरल पो के केबिन के पास पहुंचती है, तो मैसेज अचानक सक्सेसफुली सेंड हो जाता है। सचिन का जवाब भी आता है, मैसेज मिल गया, हम आ रहे हैं। अपना ख्याल रखना और मेरा इंतजार करना। ट्रेन के अंदर का राज। ट्रेन के एक आलीशान केबिन में ब्रदर लू छिपी हुई है और जनरल पो के साथ है। जनरल पो उसे बताता है कि वह रात में लाओस की सीमा पार करा देगा। जब वह संजना चीनी पुलिस अफसर का जिक्र करता है, तो ब्रदर लू डर जाती है। वह पो को चेतावनी देती है कि संजना बहुत खतरनाक है और वह अपराधी के दिमाग को पढ़ सकती है। जनरल पो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है कि संजना को पकड़कर उसके पास लाया जाए और उसे किसी से संपर्क न करने दिया जाए। खतरे में संजना। संजना को सैनिकों ने घेर लिया है और उसे जनरल पो के सामने ले जाया गया है।
संजना समझ चुकी है कि वह अब सीधे दुश्मन के चंगुल में है, लेकिन उसे इस बात की राहत है कि सचिन को खबर मिल चुकी है और वह उसे बचाने के लिए निकल चुका है। मुख्य सारांश, समरी, पहलू विवरण। मास्टरमाइंड जनरल पोही, बर्मी अजगर और ब्रदर लू का प्रेमी है। साहस, संजना ने अपनी जान जोखिम में डालकर सचिन तक जानकारी पहुंचाई। सस्पेंस, संजना अब जनरल पो की कैद में है और सचिन उसे बचाने की रेस में है। अध्याय 45, मौत का खेल और प्यार की निशानियां। संजना और जनरल पो की दिमागी जंग। ट्रेन के अंदर जनरल पो संजना का मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर रहा है। वह संजना से अपनी खुद की प्रोफाइल बनाने को कहता है। संजना समझ जाती है कि यह एक चाल है। अगर उसने सच बोल दिया कि वह जानती है कि पोही बर्मी अजगर है, तो वह उसे मार देगा। संजना अपनी बुद्धिमानी से एक सफेद झूठ बुनती है। वह पो से कहती है कि वह एक शक्तिशाली, अनुशासित और भविष्य में बड़ा मुकाम हासिल करने वाला अफसर है, जो अपनी क्रूरता पर काबू पा रहा है। वह झूठ बोलती है कि उसका कोई पक्का पार्टनर म्यांमार के किसी बड़े अधिकारी की बेटी होगी। पो इस प्रोफाइल को सच मान लेता है और संजना को फिलहाल जिंदा छोड़ देता है, लेकिन उसे एक छोटे केबिन में कैद कर देता है। सचिन का रेस्क्यू मिशन। इधर सचिन जीबाई चैन से नहीं बैठा है। संजना के भेजे गए आखिरी मैसेज के आधार पर चीनी और म्यांमार की टास्क फोर्स ने ट्रेन को बीच रास्ते में रोकने का फैसला किया है। सचिन हेलीकॉप्टर से ट्रेन की ओर बढ़ रहा है। ट्रेन एक सुरंग टनल से गुजरती है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। पुलिस ने पटरियों को उड़ाकर ट्रेन को जबरन रोक दिया है। ट्रेन के रुकते ही ब्रदर लू और जनरल पो संजना के केबिन में पहुंचते हैं। ब्रदर लू संजना के सिर पर बंदूक तान देती है और उसे बंधक हॉस्टेज बनाकर जंगल की ओर ले जाती है। संजना का फोन तोड़ दिया जाता है ताकि वह लोकेशन न भेज सके। कागज के टुकड़ों का सुराग। जब सचिन अपनी टीम के साथ ट्रेन की तलाशी लेता है, तो उसे संजना नहीं मिलती। लेकिन जंगल में तलाशी के दौरान उसे कुछ सफेद कागज के टुकड़े मिलते हैं। पहले टुकड़े पर 30 से 40 साल लिखा था। दूसरे पर हिंसक चरित्र, वायलेंट कैरेक्टर लिखा था। ये वही कागज था जिस पर संजना ने अपनी प्रोफाइलिंग की थी। लेकिन जब सचिन को आखिरी टुकड़ा मिलता है, तो उसका गला भर आता है। उस कागज पर संजना ने अनजाने में या शायद आखिरी संदेश के रूप में कई बार सचिन, जीबाई और तीसरे भाई, थर्ड ब्रदर लिखा था। सचिन समझ जाता है कि संजना उसे अपनी लोकेशन बताने के लिए ये टुकड़े गिरा रही है। अध्याय का मुख्य सारांश, समरी, घटना विवरण। दिमागी खेल। संजना ने जनरल पो को अपनी प्रोफाइलिंग से धोखा दिया ताकि वह जिंदा बच सके। बंधक ब्रदर लू ने संजना को ढाल की तरह इस्तेमाल करने के लिए किडनैप कर लिया है। खोज सर्च। सचिन जंगल में संजना द्वारा छोड़े गए कागज के टुकड़ों के सहारे उसका पीछा कर रहा है। भावुक सचिन को संजना के नोट्स मिलते हैं जिनमें उसका नाम लिखा है, जो उनके गहरे प्यार को दर्शाता है। अध्याय 46, सरहद पर आखिरी जंग और मिलन। मौत के मुहाने पर संजना। जंगल और पहाड़ों को पार करते हुए जनरल पो और ब्रदर लू लाओस की सीमा के करीब पहुंच गए हैं। ब्रदर लू का पैर एक जाल में फंसकर जख्मी हो गया है, जिससे उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। जनरल पो संजना को जिंदा छोड़ना चाहता है क्योंकि वह उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करता है, लेकिन ब्रदर लू संजना को मारना चाहती है। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचते हैं, ब्रदर लू चुपके से संजना पर बंदूक तान देती है। संजना को लगता है कि अब उसका अंत करीब है। सचिन का सटीक निशाना। ठीक उसी पल एक जोरदार धमाका, गोली की आवाज होता है। सचिन जी बाइक ने सही समय पर पहुंचकर ब्रदर लू के कंधे पर गोली मार दी, जिससे उसकी बंदूक गिर गई। लेकिन जनरल पो तुरंत संजना को पकड़ लेता है और उसके सिर पर बंदूक रखकर उसे ह्यूमन शील्ड, मानव ढाल बना लेता है। सचिन और पो के बीच फेस ऑफ शुरू हो जाता है। संजना का दिमागी खेल। संजना मौत के साए में भी शांत रहती है। वह पो को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने के लिए कहती है, पो, अगर तुम मुझे मारोगे, तो सचिन ब्रदर लू को मार देगा। क्या तुम अपनी इकलौती मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए तैयार हो? संजना पो को सुझाव देती है कि वह उसे छोड़कर ब्रदर लू के साथ भाग जाए। लेकिन ब्रदर लू बीच में बोल पड़ती है और पो को समझाती है कि संजना झूठ बोल रही है और सीमा पर पहले से ही एम्बुश घेराबंदी लगी होगी। पो और ब्रदर लू का अंत। ब्रदर लू खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है और सचिन पर चाकू से हमला करती है ताकि पो संजना को लेकर भाग सके। लेकिन तभी झाड़ियों में छिपे स्नाइपर्स ब्रदर लू को गोली मार देते हैं। पो अपनी पार्टनर को गिरते देख विचलित हो जाता है।
और इसी मौके का फायदा उठाकर सचिन पो की कलाई पर गोली मारता है। पुलिस की टीम पो को दबोच लेती है। ब्रदर लू दम तोड़ देती है और पो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सचिन का असली प्लान, प्रोफाइलिंग। वापसी की फ्लाइट में सचिन और संजना एक साथ बैठे हैं। संजना पूछती है कि उस वक्त सचिन क्या बोलने वाला था। सचिन मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने पो की प्रोफाइलिंग तो सही की, लेकिन मेरी गलत कर दी। सचिन का असली इरादा संजना को बचाने के लिए खुद को बंधक के रूप में पेश करना था। वह पो को यकीन दिलाना चाहता था कि संजना की जगह अगर वह सचिन उनके पास होगा, तो वह घायल ब्रदर लू को उठाकर भागने में उनकी मदद कर सकता है और वह संजना से कहीं ज्यादा कीमती बंधक है। संजना ये जानकर भावुक हो जाती है कि सचिन उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था। हैप्पी एंडिंग। फ्लाइट लिन सिटी की ओर उड़ रही है। संजना सचिन को चूमती है और सचिन सबके सामने उसे गले लगाकर गहरा किस करता है। म्यांमार का खौफनाक मिशन अब खत्म हो चुका है और वे अपने घर, अपनी दुनिया में वापस लौट रहे हैं। मुख्य सारांश, समरी, घटना विवरण। क्लाइमैक्स, लाओस बॉर्डर पर नदी के किनारे अंतिम मुकाबला। बलिदान, सचिन ने संजना को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगाने का फैसला किया था। न्याय, जनरल पो और ब्रदर लू का गिरोह पूरी तरह खत्म हो गया। प्यार, सचिन और संजना अब एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। अध्याय 47, घर वापसी और साहस की एक रात। लिन सिटी में स्वागत। जब हवाई जहाज लिन सिटी में उतरा, तो वहां के बड़े अधिकारियों और रिपोर्टर्स ने सचिन और पूरी टीम का भव्य स्वागत किया। सचिन के भाई ने भी अपने सेक्रेटरी को उसे लेने भेजा था। संजना, जो चुपचाप पीछे खड़ी थी, अपने साथियों दाहू और झाओ हान के प्यार और चिंता को देखकर अभिभूत हो गई। परिवार और प्यार। घर पहुंचकर संजना का स्वागत उसके भाई शू हुआन जू हवान और उसके पिता ने किया। संजना, जो आमतौर पर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करती, उस रात अपने भाई के कमरे में जाकर उसे बताती है कि वह म्यांमार में मौत के कितने करीब थी। वह पहली बार अपनी कमजोरी और परिवार के प्रति अपने प्यार को स्वीकार करती है। उधर सचिन, घर लौटते समय सुपरमार्केट रुकता है और मजाक मजाक में अपनी तैयारी ड्यूरेक्स भी कर लेता है, जो उनके भविष्य के करीब आने का संकेत है। याओ मेंग का इस्तीफा। अगले दिन ऑफिस में एक उदास खबर मिलती है। याओ मेंग ने पुलिस बल से इस्तीफा दे दिया है। सचिन उसे समझाने की कोशिश करता है और किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफर का ऑफर भी देता है, लेकिन याओ मेंग स्पष्ट करती है कि वह अब एक मैगजीन एजेंसी में काम करना चाहती है। वह सचिन को अपनी प्रेरणा मानने के लिए धन्यवाद देती है और सम्मान के साथ विदा लेती है। पार्टी और मजाक मस्ती। रात में पूरी टीम की ओर से एक पार्टी रखी जाती है। यहाँ सचिन और संजना के रिश्ते को लेकर खूब हंसी मजाक होता है। सचिन सबके सामने संजना का बचाव करता है और उसके हिस्से की शराब भी खुद पी जाता है। जब साथी पुलिसकर्मी मजाक में संजना को भाभी, सिस्टर इन लॉ कहते हैं, तो संजना शर्मा जाती है। पार्टी के दौरान ही सचिन संजना को धीरे से अपने घर चलने का न्योता देता है, लेकिन उनके दोस्त खासकर दाहू उनकी बातें सुन लेते हैं और बाद में सचिन के ही अंदाज में उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे संजना शर्म से पानी पानी हो जाती है। हिम्मत जुटाने के लिए सिगरेट। पार्टी के बाद कुछ काम की वजह से सचिन को रुकना पड़ता है और संजना को लगता है कि शायद आज वे नहीं मिल पाएंगे। वह सचिन के घर की चाबी लेकर वहां जाती है, लेकिन फिर रात को अपने घर लौट आती है। जब वह रात 11:30 बजे अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है, तो वह देखती है कि सचिन वहां खड़ा सिगरेट पी रहा है। वह 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था। संजना उससे चिढ़ाते हुए पूछती है कि वह फिर से सिगरेट क्यों पी रहा है। सचिन उसे बाहों में भर लेता है और उसे गहराई से चूमते हुए धीरे से कहता है, मैं अपनी हिम्मत बढ़ाने, साहस जुटाने के लिए सिगरेट पी रहा हूँ। उसका इशारा साफ था, वह रात उनके रिश्ते को एक नए और अंतरंग, इंटीमेट स्तर पर ले जाने वाली थी। प्रमुख सारांश, समरी, पहलू विवरण। रिश्ते की गहराई। सचिन और संजना का प्यार अब सबके सामने है और वे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। याओ मेंग का जाना टीम के लिए एक अंत है, लेकिन उसके लिए एक नई शुरुआत। रोमांटिक सस्पेंस। अध्याय एक बहुत ही रोमांटिक नोट पर खत्म होता है, जहां सचिन संजना के घर पहुंचता है। अध्याय 48, परिवार की मंजूरी और भविष्य की झलक। पिता के साथ पहली मुलाकात। पिछली रात की अंतरंगता के बाद सुबह अचानक संजना के पिता और भाई शू हुआन का कमरे में आ जाना काफी शर्मनाक था। संजना खुद को संभालती है और सचिन का परिचय अपने पिता से कराती है। सचिन, जो कि एक सुलझा हुआ इंसान है, बिना घबराए और बहुत ही विनम्रता के साथ संजना के पिता प्रोफेसर शू से बात करता है। प्रोफेसर शू एक पारंपरिक और सज्जन व्यक्ति हैं।
वे सचिन से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। सचिन पूरी ईमानदारी से बताता है कि उसके माता पिता रिटायर हो चुके हैं, उसके पिता एक कंपनी चलाते थे और मां कम्युनिस्ट पार्टी में थी। उसके भाई भी ऊंचे पदों पर हैं। सचिन की विनम्रता और सच्चाई प्रोफेसर शू का दिल जीत लेती है। भाई शू हुआन की चिंता। संजना का भाई शू हुआन थोड़ा चिढ़ा हुआ है क्योंकि वह अपनी छोटी बहन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। वह कमरे में संजना को ले जाकर मजाक में कहता है कि सचिन को उसे इतनी आसानी से नहीं हासिल करना चाहिए था। लेकिन संजना बहुत ही स्पष्टता से कह देती है कि वह खुद भी यही चाहती थी। शू हुआन समझ जाता है कि उसकी बहन अब बड़ी हो गई है और सचिन जैसा काबिल इंसान ही उसे खुश रख सकता है। सचिन सम्मानपूर्वक प्रोफेसर शू से कहता है कि वह जल्द ही संजना को अपने परिवार से मिलवाने के लिए बीजिंग ले जाना चाहता है। बोनस चैप्टर्स, भविष्य की झलकियां। इस अध्याय के अंत में लेखक ने शादी के बाद की 2 छोटी कहानियां, बोनस चैप्टर्स, जोड़ी हैं। बोनस एक बच्चे शादी के कुछ साल बाद, सचिन और संजना का एक बेटा और एक बेटी है। वे एक थीम पार्क में हैं। संजना ने अब बाल लंबे कर लिए हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें देखकर कहता है, कितना प्यारा परिवार है, बेटा और बेटी दोनों हैं, बिल्कुल परफेक्ट। ये सुनकर सचिन और संजना मुस्कुरा देते हैं। बोनस 2 निशानेबाजी। सचिन अब स्टेशन चीफ, बड़ा अफसर, बन चुका है, लेकिन वह अभी भी हर वीकेंड संजना को शूटिंग की प्रैक्टिस कराता है। बाहर से वह बहुत सख्त दिखता है, लेकिन संजना जानती है कि वह ट्रेनिंग के बहाने उसे छूने और रोमांस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जब कोई दूसरी महिला ऑफिसर सचिन से ट्रेनिंग मांगती है, तो वह मुस्कुराकर उसे झाओहान चाओहान के पास भेज देता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी पत्नी पर रहता है। प्रमुख सारांश, समरी, पहलू विवरण। पारिवारिक स्वीकृति। संजना के पिता और भाई सचिन को स्वीकार कर लेते हैं। सचिन का स्वभाव। सचिन का अमीर खानदान से होने के बावजूद जमीन से जुड़ा होना सबको पसंद आता है। सुखद भविष्य। कहानी का अंत एक खुशहाल परिवार और बच्चों के साथ होता है। अध्याय 49, प्यार का इजहार और भविष्य के वादे। दोपहर के समय सचिन जी बाई के जाने का वक्त हुआ। संजना जू उसे नीचे छोड़ने आई। दोनों के बीच बीती रात की नजदीकियों की यादें ताजा थी, जिससे माहौल थोड़ा शर्मीला लेकिन सुखद था। 1. सचिन का प्रस्ताव और परिवार की राय। बीजिंग का निमंत्रण। सचिन ने संजना से कहा कि वह नवंबर में उसके साथ बीजिंग चले और उसके परिवार से मिले। वह संजना को पूरा सम्मान देना चाहता था और चाहता था कि उसके घरवाले भी संजना को जाने। पिता की राय। संजना के पिता ने सचिन को एक सुलझा हुआ और प्रभावशाली व्यक्ति बताया। हालांकि वे उसकी ऊंची पारिवारिक पृष्ठभूमि, हाई सोसाइटी बैकग्राउंड को लेकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें डर था कि क्या ऐसा व्यक्ति संजना को हमेशा बराबरी का सम्मान दे पाएगा। संजना का जवाब। संजना ने अपने पिता को समझाया कि सचिन ने 18 साल की उम्र में अपने परिवार के खिलाफ जाकर पुलिस अकादमी चुनी थी, जो उसकी स्वतंत्र और दृढ़ सोच को दर्शाता है। संजना ने भावुक होकर कहा, सांख्यिकीय रूप से स्टैटिस्टिकली मुझे ऐसा व्यक्ति जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगा, मुझे उसे खोना नहीं है। 2. प्यार की निशानी, लव टोकन्स। रात के समय सचिन ने संजना को एक कीमती पन्ने, एमरल्ड का कंगन दिया। ये कंगन सचिन के दादाजी ने उसे दिया था, जो उसकी भविष्य की पत्नी के लिए था। बदले में संजना ने सचिन को एक पत्ता और फूल वाला जीवाश्म फॉसिल दिया। संजना के लिए ये जीवाश्म उस प्यार का प्रतीक था जो समय के साथ कभी नहीं बदलता। सचिन उसकी इस गहरी सोच से बहुत प्रभावित हुआ। 3. याओ मेंग की विदाई और लिन की ज्ञान का प्रवेश। एक जश्न के दौरान संजना की मुलाकात याओ मेंग से हुई। माफीनामा। याओ मेंग ने संजना से अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगी। संजना ने उसे बड़े दिल से माफ कर दिया। नया रिश्ता। याओ मेंग ने बताया कि वह एक बहुत अमीर और परिपक्व व्यक्ति लिन किंगयान को डेट कर रही है। लिन किंगयान एक बड़ी कंपनी का एग्जीक्यूटिव है और याओ मेंग के लिए एक मार्गदर्शक मेंटर की तरह है। 4. पहाड़ की चोटी पर जीत। अगले सप्ताहांत सचिन के पड़ोसियों ने एक रोड ट्रिप का आयोजन किया। टेनिस में हार। पहले सचिन और संजना टेनिस मैच हार गए क्योंकि संजना खेल में उतनी अच्छी नहीं थी। पहाड़ की रेस। बाद में सचिन ने संजना को अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ की चोटी तक दौड़ लगाई और रेस जीत ली। उगते सूरज की रोशनी में सचिन ने संजना को बाहों में भर लिया। उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा उसकी बाहों में था। प्रमुख बिंदु की पॉइंट्स। रिश्ते में गहराई। सचिन और संजना का रिश्ता अब शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर मजबूत हो रहा है।
भविष्य की नींव। सचिन ने संजना को अपने परिवार की पुश्तैनी निशानी देकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का संकेत दे दिया है। नया मोड़। लिन किंग्यान का कहानी में आना एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो आगे चलकर एंजल किलर केस से जुड़ता है। अध्याय 50। बीजिंग की तैयारी और लिव इन लाइफ। 4 महीने बाद गर्मियां बीत चुकी थी और लिन सिटी में अब सुहानी शरद ऋतु ऑटम आ गई थी। 1। सचिन और संजना की केमिस्ट्री। सचिन जी बाइक 2 हफ्ते के बाद एक केस से वापस लौटा। उसने देखा कि संजना जूजू उसकी बड़ी सी टी शर्ट पहने लैपटॉप पर काम करने में मगन है। लिव इन का सच। पिछले 3 महीनों में सचिन ने बड़ी चालाकी से संजना को अपने साथ रहने के लिए मना लिया था। वह कभी रात के खाने का बहाना बनाता, तो कभी अपनी सिगरेट छुड़ाने के लिए संजना की मदद मांगता। धीरे धीरे संजना का सारा सामान सचिन के घर शिफ्ट हो गया। रोमांटिक पल। सचिन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। संजना ने बताया कि वह याओ मेंग की मैगजीन के लिए एक कॉलम लिख रही है, जिसके बदले में उसे एक कॉन्सर्ट के 2 वीआईपी टिकट मिले हैं। 2. कॉन्सर्ट और लिन किंग्यान से मुलाकात। शनिवार की रात दोनों कॉन्सर्ट देखने गए। वहां उनकी मुलाकात याओ मेंग और उसके मंगेतर लिन किंग्यान से हुई। याओ मेंग अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। लिन किंग्यान ने संजना की तारीफ की और दोनों जोड़े एक दूसरे से बहुत शालीनता से मिले। 3. बीजिंग और सचिन की मां का डर। सचिन ने संजना को बताया कि उन्हें नवंबर में बीजिंग जाना है। सचिन जानता था कि उसके परिवार से मिलना संजना के लिए आसान नहीं होगा। मां का विरोध। सचिन की मां शुरू से ही उसके पुलिस अधिकारी बनने के खिलाफ थी। अब सचिन ने उनकी मर्जी के खिलाफ एक ऐसी लड़की चुनी थी जो खुद भी एक पुलिस अधिकारी थी। सचिन को डर था कि उसकी मां संजना को आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। 4. सचिन का मास्टर प्लान। अपनी मां को मनाने के लिए सचिन ने एक रणनीति बनाई। दादाजी का साथ। उसने सबसे पहले अपने दादाजी को फोन किया, जो परिवार में सबसे ऊंचे पद पर थे, और उन्हें बताया कि वह अपनी होने वाली पत्नी को उनसे मिलाने ला रहा है। भाई की मदद। उसने अपने बड़े भाई को भी उस दिन घर पर रहने को कहा। अफवाह फैलाना। उसने अपने दोस्त शू हॉन्ग से कहा कि वह शहर में ये खबर फैला दे कि सचिन शादी कर रहा है, ताकि उसकी मां पर सामाजिक दबाव बने। 5. संजना की बुद्धिमानी। संजना ने भी अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। वह सचिन की मां के लिए पन्ने के झुमके, एमरल्ड इयररिंग्स और दादाजी के लिए हाथ से बनी रेशमी शर्ट लेकर आई। जब सचिन ने उसे अपनी मां के सख्त स्वभाव के बारे में बताया, तो संजना ने बहुत ही शांत भाव से पूछा, तुम्हारे परिवार में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? तारांकन। जब सचिन ने बताया कि दादाजी और बड़े भाई की, तो संजना ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमें बस उन्हें अपने पक्ष में करना है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कहानी का निष्कर्ष समरी। इस अध्याय में दिखाया गया है कि संजना और सचिन अब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। सचिन को पता है कि बीजिंग की यात्रा उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, इसलिए वह हर मोर्चे पर तैयारी कर रहा है। वहीं संजना अपनी मनोवैज्ञानिक समझ साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके परिवार के बड़े सदस्यों का दिल जीतने की योजना बना रही है। कहानी का अध्याय 51 है, जहां सचिन जीबाई और संजना जूजू बीजिंग में सचिन के प्रभावशाली परिवार से मिलने पहुंचते हैं। यह अध्याय संजना के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित होता है। बीजिंग का भव्य स्वागत और दादाजी से मुलाकात। जब सचिन और संजना बीजिंग एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो वहां सचिन के दोस्तों और परिवार की गाड़ियों का एक बड़ा काफिला उनका इंतजार कर रहा होता है। सचिन ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि संजना को उसके रुतबे का एहसास हो। सचिन के बचपन के दोस्त संजना को भाभी कहकर चिढ़ाते हैं। वे सबसे पहले सचिन के दादाजी से मिलने उनके पुराने और आलीशान घर जाते हैं। दादाजी एक शांत और लंबे कद के बुजुर्ग हैं। संजना की सादगी और उसकी बुद्धिमत्ता दादाजी का दिल जीत लेती है। जब दादाजी संजना से पूछते हैं कि उसे सचिन में क्या पसंद है, तो वह कहती है, सब कुछ। दादाजी खुश होकर सचिन को कहते हैं कि वे जल्द ही संजना के परिवार से मिलने के लिए उसके बड़े भाई को भेजेंगे। जी परिवार का माहौल और मां का व्यवहार। इसके बाद वे सचिन के माता पिता के घर फ्रेग्रेंस हिल विला पहुंचते हैं। यहाँ सचिन के दोनों बड़े भाई और उनकी पत्नियां भी मौजूद हैं। सचिन की मां एक बेहद आधुनिक और संभ्रांत एलीट महिला हैं, जो संजना को देखते ही अपनी बेरुखी साफ कर देती हैं। दिन के दौरान सचिन के पिता और भाई संजना से घुल मिल जाते हैं, लेकिन उसकी मां चुप रहती हैं और संजना की ओर ध्यान नहीं देती। सचिन को अपनी मां के इस ठंडे व्यवहार का अंदाजा है, लेकिन वह संजना को कहता है कि वह फिलहाल शांत रहे और सब कुछ उस पर छोड़ दे। संजना और सचिन की मां के बीच टकराव।
अगले कुछ दिन संजना सचिन के रिश्तेदारों से मिलने में बिताती है। प्रस्थान टपाचक से एक दिन पहले सचिन संजना के लिए अंगूठी रिंग लेने बाहर जाता है। संजना सचिन के कमरे में उसकी मां को पैकिंग करते हुए देखती है। संजना को लगता है कि उसे अपनी तरफ से बात सुझाने की कोशिश करनी चाहिए। संजना अपनी बात बहुत ही विनम्रता से शुरू करती है। वह कहती है कि सचिन अपनी मां का बहुत सम्मान करता है और पुलिस की नौकरी के जरिए वह सिर्फ खुद को साबित करना चाहता है। वह वादा करती है कि वह सचिन का हमेशा ख्याल रखेगी। लेकिन सचिन की मां का दिल नहीं पिघलता। वे संजना को साफ शब्दों में कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है, ये सब कह देने से मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी? मेरे मानकों स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुम न तो सुंदर हो, न ही तुम्हारी शिक्षा या पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारे बराबर है। तुम सचिन के करियर में कोई मदद नहीं कर सकती। मैं सचिन को तुमसे मिलने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ये सुनकर संजना स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ईमानदारी और प्यार से वह मां का दिल जीत लेगी। प्रमुख सारांश समरी। दादाजी की मंजूरी। सचिन के दादाजी संजना को बहुत पसंद करते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। सचिन की मां का कड़ा रुख, संजना की सादगी और उसका पुलिस की नौकरी में होना सचिन की मां को पसंद नहीं है। वे उसे अपने परिवार के लायक नहीं समझती। संजना का प्रयास। संजना ने अपनी ओर से रिश्ता सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसे अपमान का सामना करना पड़ा। कहानी का अध्याय 52 है। बीजिंग की कड़वाहट और अपमान के बाद सचिन जीबाई जिस तरह से स्थिति को संभालता है, वह उसके चरित्र की गहराई और संजना जूजू के प्रति उसके अटूट प्रेम को दर्शाता है। सचिन का अपनी मां को जवाब। बीजिंग में संजना का अपमान होने के बाद सचिन स्थिति को अपने हाथ में लेता है। वह अपनी मां के पास जाता है और बहुत ही शांति लेकिन दृढ़ता से बात करता है। वह अपनी मां की सेवा करता है, उन्हें चाय पिलाता है और उनका गुस्सा शांत करता है। लेकिन फिर वह साफ कर देता है कि संजना ही वह लड़की है जिससे वह शादी करेगा। वह अपनी मां से कहता है कि संजना उससे प्यार करती है, इसीलिए वह यहाँ आई है और वह अपने घर में उसका अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वह स्पष्ट कर देता है कि भविष्य में वह संजना के पारिवारिक बैकग्राउंड जैसी बातें दोबारा नहीं सुनना चाहता। संजना को सचिन का सहारा। सचिन संजना को समझाता है कि उसे अपनी सास का दिल जीतने के लिए अब और संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। वह कहता है कि संजना बस अपना कर्तव्य निभाए और बाकी सब कुछ वह सचिन संभाल लेगा। सचिन का ये कहना कि तुम्हें अब इन लॉज के साथ संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, संजना को बहुत बड़ी राहत देता है। लिन सिटी वापसी और अंतरंगता। अगले दिन दोनों लिन सिटी वापस आ जाते हैं। अपने घर की शांति और सुकून पाकर दोनों खुश हैं। बीजिंग की कड़वाहट को मिटाने के लिए सचिन और संजना एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। उनकी अंतरंगता पहले से कहीं अधिक भावुक और गहरी होती है। प्रपोजल की तैयारी और नया केस। सचिन ने संजना को प्रपोज करने के लिए एक बहुत ही सुंदर और शांत रेस्टोरेंट में टेबल बुक की थी। वह अपनी जेब में हीरे की अंगूठी लेकर तैयार था, लेकिन तभी उसके साथी पुलिसकर्मी दाहुक का फोन आता है। पास की एक पहाड़ी पर एक महिला की रहस्यमयी लाश मिली है। सचिन अपना प्रपोजल टाल देता है और संजना के साथ केस सुलझाने निकल पड़ता है। पहाड़ी पर रहस्यमयी लाश एक सुनसान पहाड़ी पर घास के मैदान में मिलती है। वह लगभग 20 साल की एक बेहद खूबसूरत महिला है। ताज्जुब की बात यह है कि वह मरी हुई नहीं, बल्कि गहरी नींद में सोई हुई लगती है। उसकी त्वचा पीली नहीं बल्कि गुलाबी है और होठों पर लिपस्टिक लगी है, जैसे वह मुस्कुरा रही हो। ये दृश्य संजना के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता है। प्रमुख सारांश समरी। सचिन का स्टैंड। सचिन अपनी मां को साफ कर देता है कि वह संजना का अपमान सहन नहीं करेगा। संजना की राहत। सचिन का अपनी मां और संजना के बीच ढाल बनना संजना को सुरक्षा का एहसास कराता है। नया रहस्य। प्रपोजल की रात एक डरावने और रहस्यमयी मर्डर केस में बदल जाती है। कहानी का अध्याय 53 है, जहां एक बेहद पेचीदा और डरावना मर्डर केस सामने आता है। संजना जूजू की क्रिमिनल साइकोलॉजी और सचिन जीबाई की तफ्तीश के बीच कहानी एक बड़े व्यक्तिगत मोड़ पर पहुंचती है। केस की जांच और चौंकाने वाले खुलासे। पहाड़ी पर मिली लाश की पहचान बाय अनान के रूप में होती है, जो एक विदेशी फर्म में काम करती थी। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसकी मौत पोटेशियम साइनाइड जहर से हुई थी। लेकिन केस में सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शरीर में भारी मात्रा में कामोत्तेजक दवाओं एफ्रोडिसियाक्स के अंश मिले थे। अपराधी ने उसे 2 हफ्तों तक बंधक बनाकर रखा था। उसने न केवल उसका बलात्कार किया, बल्कि उसे बार बार नशीली दवाएं दी जिससे वह होश और बेहोशी के बीच झूलती रही।
अपराधी ने बड़ी सफाई से उसके शरीर की सफाई की थी और उसे एक सुंदर गुड़िया की तरह सजाकर पहाड़ी पर छोड़ा था। संजना का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग। संजना लाश को देखकर और अपराधी के तरीकों का विश्लेषण कर बताती है कि यह किसी सामान्य अपराधी का काम नहीं है। वह कहती है कि अपराधी एक साइकोपैथ है जो पीड़ित के साथ एक गहरा और निजी रिश्ता बनाना चाहता था। अपराधी की प्रोफाइल: उम्र 20 to 40 साल, आर्थिक रूप से संपन्न, दिखने में साफ सुथरा, धैर्यवान, लेकिन मानसिक रूप से बीमार। वह अकेला, सिंगल हो सकता है जिसने पहले कभी अनान का पीछा किया हो और नाकाम रहा हो। सचिन की टीम की रणनीति: सचिन पूरी टीम को काम पर लगाता है। पोटेशियम साइनाइड की बिक्री के रिकॉर्ड खंगालना, अनान के पुराने प्रेमियों और पीछा करने वालों स्टॉकर्स की जांच करना, एक ऐसी सुनसान जगह या घर की तलाश करना जहां किसी को 2 हफ्ते तक कैद रखा जा सके। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट: संजना की प्रेगनेंसी। 3 दिनों की भारी थकान और काम के बीच संजना को महसूस होता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह चुपके से एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदती है। रात को जब सचिन काम में डूबा होता है, संजना टेस्ट करती है और परिणाम पॉजिटिव आता है। संजना स्तब्ध रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि सावधानी बरतने के बावजूद ऐसा कैसे हुआ। वह मन ही मन इसके पीछे कॉन्डोम के फटने या अन्य तकनीकी कारणों के बारे में सोचती है। वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाती। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आती है, सचिन देखता है कि संजना बिस्तर के किनारे अकेली खड़ी है। वह चिंतित होकर पूछता है कि क्या हुआ। संजना अपनी जेब से प्रेगनेंसी स्टिक निकालती है और सचिन को देते हुए धीरे से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर सचिन की नींद पूरी तरह उड़ जाती है और वह दंग रह जाता है। प्रमुख सारांश, समरी: क्रूर हत्याकांड। बाई अनान का केस एक साइकोपैथ का काम है जिसने उसे बंधक बनाकर प्रताड़ित किया। संजना की प्रोफाइलिंग: संजना अपराधी को इंटीमेसी चाहने वाला साइकोपैथ बताती है। व्यक्तिगत जीवन में धमाका: केस की चुनौतियों के बीच संजना का प्रेग्नेंट होना सचिन और संजना के जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। कहानी का अध्याय 54 है, जहां संजना जूजू की प्रेगनेंसी की खबर और एंजल किलर मर्डर केस की जांच एक साथ आगे बढ़ती है। कहानी अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर है। प्रेगनेंसी और शादी पर चर्चा। सुबह की पहली किरण के साथ संजना सचिन जी बाई को अपनी प्रेगनेंसी की खबर देती है। सचिन पहले तो हैरान रह जाता है, लेकिन फिर उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह तुरंत संजना को डॉक्टर के पास ले जाता है जहां प्रेगनेंसी की पुष्टि हो जाती है। सचिन अपनी जेब में अंगूठी, रिंग लेकर संजना को प्रपोज करने का मौका ढूंढ रहा है, लेकिन संजना अपनी धीमी और तार्किक, स्नेल लाइक लॉजिक प्रकृति के अनुसार बात शुरू करती है। वह कहती है कि हालांकि वह बच्चा रखेगी, लेकिन वे सिर्फ बच्चे की वजह से शादी नहीं करेंगे। वह चाहती है कि उनका रिश्ता और परिपक्व, मैच्योर हो, तभी वे शादी का फैसला लें। सचिन उसकी बात मान लेता है, लेकिन मन ही मन मुस्कुराता है कि 1 साल के भीतर वह उसे मना ही लेगा। केस में बड़ा मोड़: एंजल किलर। एंजल किलर। गाड़ी में जाते समय संजना मर्डर केस की पुरानी तस्वीरों को देखती है। अचानक उसे याद आता है कि उसने ऐसी ही तस्वीरें पहले भी देखी हैं। वे तुरंत सन किंगलिन संजना के सीनियर के पास पहुंचते हैं। जांच से पता चलता है कि यह केस 3 साल पहले हांगकांग में हुए एंजल किलर केस से हुबहू मेल खाता है। हत्यारा: फंग ये, जो लिन सिटी का रहने वाला था। अपराध का तरीका: फेंग ये सुंदर महिलाओं को बंधक बनाता था, उन्हें नशीली दवाएं देता था और फिर पोटेशियम साइनाइड से उनकी हत्या कर उन्हें देवदूत, एंजल की तरह सजाकर फेंक देता था। इतिहास: हांगकांग पुलिस के अनुसार फेंग ये समुद्र में गिरकर मर चुका था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह जीवित है और लिन सिटी वापस आ गया है। याओ मेंग पर खतरा। सचिन और संजना फेंग ये के पुराने घर पहुंचते हैं। वहां उसके सामान की तलाशी लेते समय उन्हें फेंग ये की हाई स्कूल की फोटो मिलती है। चौंकाने वाला खुलासा: फेंग ये और याओ मेंग सचिन की पूर्व टीम मेंबर एक ही क्लास में थे। और भी डरावनी बात यह थी कि फेंग ये के पास याओ मेंग की एक चुपके से खींची गई स्टोलन फोटो मिली, जो पुलिस अकेडमी के समय की थी। इससे ये साफ हो गया कि फेंग ये सालों से याओ मेंग का पीछा स्टॉक कर रहा था। एक और शिकार: द प्रेजेंट टेरर। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक महिला को बंधक बनाया गया है। वह फेंग ये हत्यारे की गिरफ्त में है। वह उसे नशीली दवाएं देकर प्रताड़ित कर रहा है और उसे जबरदस्ती पति और प्यार कहने पर मजबूर कर रहा है। प्रमुख सारांश, समरी: शादी की शर्त:
संजना बच्चा रखने को तैयार है, लेकिन शादी के लिए और समय चाहती है। हत्यारे की पहचान, एंजल किलर, फैंग ये वापस आ गया है और वह लिन सिटी का ही है। याओ मेंग निशाने पर, फैंग ये सालों से याओ मेंग का दीवाना ऑब्सेसिव स्टॉकर रहा है। वह अगली शिकार हो सकती है। कहानी का अध्याय 55 है, जहां केस की जांच एक बेहद डरावने और व्यक्तिगत मोड़ पर पहुंचती है। याओ मेंग और फैंग ये का अतीत। सचिन जी बाई और संजना जू याओ मेंग से मिलने उसके घर जाते हैं। वहां याओ मेंग का नया साथी लिन किंगयान भी मौजूद है, जो एक शालीन और अमीर व्यक्ति है। अकेले में याओ मेंग संजना को एक बड़ा सच बताती है। हाई स्कूल में वह और फैंग ये एंजल किलर एक दूसरे को डेट करते थे। याओ मेंग बताती है कि वे करीब थे, लेकिन उनके बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं बने। संजना समझ जाती है कि यही वजह है कि फैंग ये अब भी याओ मेंग का पीछा कर रहा है। वह उसे अपना अधूरा काम मानता है। संजना की प्रेगनेंसी और पुलिस स्टेशन का माहौल। केस के भारी तनाव के बीच संजना की प्रेगनेंसी ठीक चल रही है। उसे अब भूख ज्यादा लगने लगी है, जिसे देखकर टीम के बाकी सदस्य हैरान रह जाते हैं। सचिन ने अब तक किसी को इस बारे में नहीं बताया है, लेकिन वह संजना का पूरा ख्याल रख रहा है। दोपहर के आराम के दौरान सचिन और संजना के बीच कुछ प्यारे पल बीतते हैं, लेकिन तभी दूसरी लाश मिलने की खबर आ जाती है। दूसरी लाश ली टियानशिन। दूसरी शिकार एक संगीत की छात्रा है। उसकी लाश भी उसी रहस्यमयी तरीके से सजी हुई मिलती है। हालांकि इस बार लाश पर चोट के निशान और बलात्कार की क्रूरता पहले से कहीं ज्यादा है। अपराधी और भी हिंसक होता जा रहा है। संजना का नया विश्लेषण, द न्यू प्रोफाइल। संजना घटनास्थल पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण नोटिस करती है। फैंग ये का भ्रम। पहले उन्हें लगा था कि कातिल फैंग ये ही है, लेकिन संजना अब तर्क देती है कि इतनी कड़ी पुलिस निगरानी के बीच फैंग ये जैसा वांछित अपराधी, वांटेड क्रिमिनल, शहर में छिपकर इतनी सफाई से शिकार नहीं कर सकता। नकलची दी इमिटेटर। संजना को शक है कि यह कोई और है जो फैंग ये की नकल कर रहा है ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। सबसे बड़ा सबूत, फुटप्रिंट। सचिन को जमीन पर एक पदचिह्न फुटप्रिंट मिलता है। टेस्ट से पता चलता है कि कातिल के जूते का साइज 42 है, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार फैंग ये के जूते का साइज 44 था। इससे साफ हो जाता है कि कातिल फैंग ये नहीं, बल्कि कोई और है। लिन की ज्ञान पर गहराता शक। झाओ हान याओ मेंग को फोन करके बताता है कि वह अब सुरक्षित है क्योंकि कातिल फैंग ये नहीं है। वह मजाक में बताता है कि कातिल के जूते का साइज 42 है। याओ मेंग जब फोन रखती है, तो उसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड लिन किंगयान के जूतों पर पड़ती है। उनका साइज भी 42 है। हालांकि वह इसे अपनी घबराहट समझकर टाल देती है, लेकिन कहानी में एक बड़ा संदेह पैदा हो जाता है। अगली सुबह संजना सचिन को फोन करती है। वह कहती है कि उसने अपराधी का एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल, प्रीलिमिनरी प्रोफाइल तैयार कर लिया है और अब वे पूरे शहर में उसे ढूंढ सकते हैं। प्रमुख सारांश, समरी। अतीत का खुलासा। याओ मेंग और फैंग ये पुराने प्रेमी थे, जिससे याओ मेंग पर खतरा बढ़ गया है। नया शिकार, एक और छात्रा की मौत ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। नया सुराग, कातिल के जूते का साइज 42 है, जो लिन की ज्ञान के साइज से मेल खाता है। संजना की योजना। संजना ने कातिल को पकड़ने के लिए एक नया फिल्टर तैयार किया है। कहानी का अध्याय 56 है, जहां संजना जू अपनी मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग करके कातिल तक पहुंचने के लिए एक मास्टर प्लान बनाती है। अपराधी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, द साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। संजना सचिन जी बाई को समझाती है कि कातिल ने पिछले 3 महीनों में ही शिकार करना क्यों शुरू किया। वह कुछ तार्किक बिंदु रखती है। बदलाव, अपराधी के जीवन में पिछले 3 महीनों में कुछ बड़ा और दुखद घटा है। शिकार का चुनाव, वह ऐसी लड़कियों को चुनता है जो युवा, ऊर्जावान और सफल करियर की शुरुआत कर रही हैं। इसका मतलब है कि अपराधी शायद किसी ऐसी बीमारी, जैसे कैंसर, से जूझ रहा है जिससे उसकी खुद की ऊर्जा और जीवन खत्म हो रहा है। वह उन लड़कियों की वाइटैलिटी का उपभोग करना चाहता है। हांगकांग कनेक्शन। अपराधी एंजल किलर केस की बारीकियों से वाकिफ है, जिसका मतलब है कि वह या तो हांगकांग में रहा है या इंटरनेट का बहुत पुराना और सक्रिय यूजर है। स्थान का ज्ञान, उसे जंगल के रास्तों की बहुत गहरी जानकारी है। संजना का डेटा फिल्टर और बड़ा खुलासा। सचिन संजना को 2 सहायक अधिकारी देता है। संजना पिछले 3 महीनों के सीसीटीवी फुटेज, जंगल के पास के विला के मालिकों और चिकित्सा रिकॉर्ड की जांच करती है। परिणाम चौंकाने वाला होता है। पूरे शहर में केवल एक ही व्यक्ति इन सभी शर्तों पर खरा उतरता है,
लिन कीग्यान, याओ मेंग का वर्तमान बॉयफ्रेंड। वह हांगकांग में काम कर चुका है। उसे 3 महीने पहले कैंसर का पता चला था। उसका उसी जंगल में एक निजी विला है जहां लाशें मिली थी। छापेमारी और गलतफहमी द क्लाइमैक्स। सचिन की टीम लिन कीग्यान के विला पर 24 घंटे नजर रखती है। झाओ हान देखता है कि लिन कीग्यान एक बेहोश महिला, जो याओ मेंग लग रही है, को गोद में उठाकर विला के अंदर ले जा रहा है। अचानक विला के अंदर से एक चीख सुनाई देती है। पुलिस को लगता है कि कातिल अपना अगला शिकार करने वाला है। झाओ हान और उसकी टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहां कोई खून खराबा नहीं हो रहा था। कमरा गुलाब के फूलों से भरा हुआ था और धीमी संगीत बज रही थी। लिन कीग्यान घुटनों के बल बैठकर याओ मेंग को प्रपोज कर रहा था। वह उसकी उंगली में अंगूठी पहना रहा था और याओ मेंग खुशी के मारे रो रही थी, वही चीख जो पुलिस ने सुनी थी। याओ मेंग और लिन कीग्यान पुलिस को देखकर हैरान रह जाते हैं। याओ मेंग अविश्वास से पूछती है, क्या तुम्हें शक है कि वह सीरियल किलर है? प्रमुख सारांश, समरी। संजना की थ्योरी। अपराधी अपनी खोई हुई सेहत और जीवन को वापस पाने के लिए ऊर्जावान महिलाओं का शिकार कर रहा है। मुख्य संदिग्ध। संजना के डेटा फिल्टर में लिन कीग्यान का नाम सबसे ऊपर आता है। पुलिस की चूक। विला पर छापेमारी के दौरान पुलिस को मर्डर के बजाय एक रोमांटिक प्रपोजल मिलता है। दुविधा। क्या लिन कीग्यान वास्तव में बेगुनाह है, या वह पुलिस को गुमराह करने के लिए याओ मेंग का इस्तेमाल कर रहा है? कहानी का अध्याय 57 है, जहां केस एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जो संजना, सुजू और सचिन जी बाई की पूरी थ्योरी को हिलाकर रख देता है। लिन कीग्यान की पूछताछ। पुलिस स्टेशन में लिन कीग्यान से कड़ी पूछताछ की जाती है। वह बहुत ही शांत और तार्किक जवाब देता है। वह बताता है कि वह उस विला में बार बार इसलिए जा रहा था क्योंकि वह उसे याओ मेंग के लिए रेनोवेट करवा रहा था। जब सचिन उसे फैंग ये एंजल किलर के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछता है, तो लिन कीग्यान एक दुखद सच्चाई बताता है। एंजल किलर की एक शिकार झांग शियाओगे लिन कीग्यान की मंगेतर थी। उसने याओ मेंग का पीछा इसलिए शुरू किया था क्योंकि वह देखना चाहता था कि फैंग ये जैसी राक्षस किस तरह की लड़की से प्यार करता था। लेकिन बाद में उसे याओ मेंग की मासूमियत से सच में प्यार हो गया। याओ मेंग का विश्वास। दूसरी तरफ, याओ मेंग संजना को बताती है कि लिन कीग्यान एक बहुत ही सज्जन इंसान है और उसने कभी भी उसके साथ कोई अजीब या हिंसक व्यवहार नहीं किया। वह संजना को यकीन दिलाती है कि कीग्यान कातिल नहीं हो सकता। संजना दुविधा में है। हालांकि लिन कीग्यान को कैंसर है और उसके पास सिर्फ 1 साल बचा है, जो कातिल की प्रोफाइल से मेल खाता है, लेकिन उसके पास अपराध के समय के ठोस एलिबाई भी हैं। सचिन उसे 24 घंटे की हिरासत में रखने का फैसला करता है। अंगूठी और एक प्यारी सी मुसीबत। रात में जब सचिन काम में व्यस्त होता है, संजना उसके ऑफिस में आराम करने जाती है। वहां उसे सचिन की दराज में एक काले मखमल का डिब्बा मिलता है जिसमें एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी है। उत्सुकतावश संजना उसे अपनी उंगली में पहन लेती है। ट्विस्ट, वह अंगूठी उसकी उंगली में फंस जाती है और लाख कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं निकलती। अगले दिन मीटिंग के दौरान सभी पुलिस अधिकारी संजना की उंगली में वह अंगूठी देख लेते हैं और मान लेते हैं कि सचिन ने उसे प्रपोज कर दिया है। सचिन भी इस स्थिति का मजा लेता है और संजना को चिढ़ाता है कि वह अब इसे कभी नहीं उतारेगा। कहानी में सबसे बड़ा धमाका, द थर्ड विक्टिम। जैसे ही पुलिस टीम लिन कीग्यान को छोड़ने और अपनी जांच की दिशा बदलने के बारे में सोचती है, एक चौंकाने वाली खबर आती है। जंगल में एक तीसरी लाश मिली है। सबसे डरावनी बात यह है कि तीसरी हत्या कल रात हुई थी, जिस समय लिन कीग्यान पुलिस की हिरासत में था। इसका सीधा मतलब है कि या तो लिन कीग्यान बेगुनाह है, या फिर इस शहर में एक नहीं, बल्कि 2 कातिल सक्रिय हैं। प्रमुख सारांश, समरी। कीग्यान का अतीत। वह एंजल किलर का शिकार नहीं, बल्कि एक पीड़ित था जिसकी मंगेतर मारी गई थी। अंगूठी का किस्सा। संजना की उंगली में सगाई की अंगूठी फंस गई है, जिससे पूरी टीम को उनके रिश्ते की खबर मिल गई है। तीसरी लाश। लिन कीग्यान के हिरासत में रहते हुए तीसरी हत्या होना पुलिस की पूरी थ्योरी को गलत साबित कर देता है। अध्याय 58। असली कातिल का सुराग और एक नई त्रासदी। हालांकि विशाल पर्वत, हरी भरी घास के मैदान और अंतहीन परिदृश्य अछूते थे, लेकिन घुमावदार पहाड़ी रास्ता अब पहले जैसा शांत नहीं था। सड़कों पर XX टीवी स्टेशन और XX अखबार के स्टिकर लगी वैन दौड़ रही थी। इसके अलावा कॉलेज के छात्रों के समूह साइकिल या पैदल पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे। पूरा माहौल शोर शराबे से भरा और तनावपूर्ण था। सचिन जी बाई ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, क्या हुआ?
झाओ हान ने जल्दी से फोन काटा और जवाब दिया, मुझे अभी खबर मिली है। छात्रों के एक समूह को एक लाश मिली है। पता चला है कि मरने वाली भी एक कॉलेज छात्रा थी। खबर पूरे शहर में फैल गई है और कई विश्वविद्यालयों के स्वयंसेवक तलाशी में भाग लेने के लिए पहाड़ पर पहुंच गए हैं। दाहू और अन्य लोग उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने ज्यादातर लोगों को पहाड़ की तलहटी में ही रोक दिया था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कई लोग ऊपर जा चुके थे। संकरे पहाड़ी रास्ते अब वैनों से भरे हुए थे और हर जगह छात्रों के समूह देखे जा सकते थे। जब सचिन और बाकी लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक दोपहर हो चुकी थी। वे धीरे धीरे पत्रकारों और छात्रों की भीड़ को पार करते हुए आगे बढ़े, जो घेराबंदी ब्लॉकेड के बाहर इंतजार कर रहे थे। सचिन और अन्य लोगों को देखते ही फ्लैशलाइट्स और तेज हो गईं और कुछ छात्र चिल्लाने लगे, पुलिस इस सीरियल किलर को कब पकड़ेगी। सचिन ने अपना चेहरा सख्त रखा और कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और संजना जूजू को सीधे घटनास्थल की ओर ले गया। घटनास्थल एक सुनसान गुफा थी जिसे पुलिस यूनिट ने पहले ही स्पॉटलाइट से रोशन कर दिया था। लाश गुफा के काफी अंदर उसी स्थिति में और उसी शांत भाव के साथ पड़ी थी जैसे पिछली 2 पीड़ित लड़कियां मिली थीं। पिछले कुछ दिनों से दाहू जंगल के इलाके में ही था, इसलिए टीम को देखते ही वह आगे आया। मृतका लिन यूनिवर्सिटी के चौथे वर्ष की छात्रा थी, जिसका नाम चेन होंगमियाओ था। फिर दाहू ने उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया। चेन होंगमियाओ लिन यूनिवर्सिटी के आउटडोर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की सदस्य थी। 10 दिन पहले वह अकेले ही पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए निकली थी। चूंकि जंगल का इलाका बहुत बड़ा था, इसलिए गश्ती पुलिस को भी नहीं पता था कि उसने कौन सा रास्ता चुना था। 2 दिन पहले उसके सहपाठियों को एहसास हुआ कि वह अपनी तय तारीख के बाद भी वापस नहीं आए हैं और संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। इस वजह से उन्होंने खुद ही एक खोजी दल बनाया। उन्होंने स्थानीय पुलिस से भी संपर्क किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसकी लाश इतनी जल्दी मिल जाएगी। किसी ग्रामीण ने शायद ये खबर लीक कर दी थी कि एक से ज्यादा मौतें हुई हैं, इसलिए स्थिति इतनी अराजक हो गई थी। सचिन, ओल्ड वू और संजना लाश के पास पहुंचे। फॉरेंसिक जासूस ने जल्दी से अपनी जांच पूरी की और बताया, मौत का अनुमानित समय कल रात 8:00 से 10:00 बजे के बीच था। पहली 2 पीड़ितों की तरह मौत का कारण पोटेशियम साइनाइड का जहर था। उसकी अन्य चोटें भी वैसी ही हैं। संजना ने पूछा, क्या कातिल के लिए मौत के समय को टालना संभव है? फॉरेंसिक डॉक्टर ने सिर हिलाया। नहीं, पोटेशियम साइनाइड एक अत्यंत शक्तिशाली विष है। इसे लेने के 58 सेकंड के भीतर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिससे त्वचा और पलकों पर कुछ खास निशान छूट जाते हैं। इन लक्षणों पर तापमान या नमी का असर नहीं पड़ता, इसलिए मौत का अनुमानित समय सटीक होना चाहिए। हर कोई शांत हो गया। उन्होंने फिर से लाश को देखा और मिट्टी के चारों ओर पैरों के कुछ निशान देखे। दाहू ने आह भरी, ये छात्रों के निशान हैं। ओल्ड वू पैरों के निशान पहचानने में माहिर थे, इसलिए वह घुटनों के बल बैठ गए और सावधानी से लाश के चारों ओर घेरे की जांच की। थोड़ी देर बाद उन्होंने हाथ में टॉर्च उठाए और लाश की कमर के पास जमीन की ओर इशारा किया। देखो, क्या ये जाना पहचाना नहीं लग रहा? उनकी नजरें नर्म मिट्टी में छपे एक उथले पदचिह्न फुटप्रिंट पर टिक गई। संजना ने तुरंत दूसरी लाश के पास मिले पदचिह्नों की फोटो निकाली। ओल्ड वू ने तुलना की और सिर हिलाया। पैरों के निशानों की लंबाई और पैटर्न बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों निशान एक ही व्यक्ति के हैं। दाहू ने सचिन की ओर देखा और माथे पर बल डाला। कैप्टन, ऐसा लगता है कि लिन की ज्ञान वाकई में कातिल नहीं है। सचिन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय ओल्ड वू खड़े हुए और बोले, यह जरूरी नहीं है क्योंकि अभी भी 2 संभावनाएं हैं। पहली, लिन की ज्ञान वाकई निर्दोष है। दूसरी, लिन की ज्ञान का कोई साथी अकम्प्लिस है। लेकिन संजना ने अपनी भौहें सिकुड़ी और जवाब दिया, उसकी संभावना बहुत कम है। इसके कितने चांस हैं? हर किसी ने उसकी ओर देखा और उसे बहुत गंभीरता से कहते सुना, कातिल के तरीकों को देखते हुए वह पीड़ितों के साथ करीबी संबंध बनाने को महत्व देता है। ये रिश्ता व्यक्तिगत, निजी और केवल उसके लिए होता है। साइकोपैथ लगभग हमेशा अकेले काम करते हैं क्योंकि साझा करना उनके लिए अर्थहीन है। हालांकि अगर लिन की ज्ञान का कोई साथी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहां कोई दूसरा व्यक्ति है जो कातिल की प्रोफाइल से पूरी तरह मेल खाता है। दूसरे शब्दों में, आप ये कह रहे हैं कि एक ही समय और स्थान पर बिल्कुल एक जैसी प्रोफाइल वाले 2 लोग दिखाई दिए हैं। इसकी संभावना वाकई। संजना अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले सचिन ने उसे बीच में टोक दिया। संजना, सबूतों पर ध्यान दो।
संजना ने महसूस किया कि उसका दिल बैठ रहा है। सचिन शांत भाव से आसपास का मुआयना कर रहा था। यह मामला काफी जटिल है, इसलिए हमें फिलहाल कोई निश्चित धारणा नहीं बनानी चाहिए क्योंकि यह हमें गुमराह करेगी। अभी हमारा ध्यान सबूतों पर रहेगा। पहला, मौत के समय के आधार पर हमें पक्का पता है कि चेन होंग मियाओ को किसी और ने मारा है। दूसरा, वह 10 दिन पहले पहाड़ पर आई थी, लेकिन उसकी लाश आज मिली। इस दौरान पहाड़ के चारों ओर पुलिस तैनात थी, लेकिन हमें कोई संदिग्ध गाड़ी अंदर या बाहर जाते नहीं दिखी। इससे पता चलता है कि जिस घर में कातिल ने उसे कैद किया था, वह इसी पहाड़ी इलाके में है। मैं तुरंत पूरे इलाके की तलाशी के लिए बड़ी पुलिस फोर्स की मांग करूंगा। जब हमें कातिल का ठिकाना मिल जाएगा, तो हमारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। हर किसी का उत्साह बढ़ गया और संजना का दिमाग भी अचानक साफ हो गया। इसी समय सचिन का फोन बजा। स्टेशन चीफ। जी, मैं समझ गया, मैं तुरंत आ रहा हूँ। उसने फोन रखा और कहा, मुझे केस की रिपोर्ट सीधे प्रांतीय सरकार और प्रांतीय सार्वजनिक सुरक्षा विभाग को देने के लिए प्रांत जाना होगा। इस बीच, ओल्ड वो आप कमान संभालें। प्रांतीय आपराधिक जांच इकाई, प्रोविंशियल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, भी इस मामले को अपने हाथ में ले सकती है। सबने सिर हिलाया और झाओ हान ने पूछा। पुलिस स्टेशन के सहकर्मियों ने कहा है कि लिन किंग्यान की हिरासत की अवधि खत्म हो गई है, इसलिए उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। सचिन ने संक्षेप में सिर हिलाया, फिर मुड़कर जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद वह एक बार फिर संजना को देखने के लिए मुड़ा। उसने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह अपना ख्याल रखेगी। तभी सचिन वहां से तेजी से निकल गया। सचिन के जाने के कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों को खबर मिली कि प्रांतीय पुलिस यूनिट के कप्तान खुद इस मामले की देखरेख करेंगे और सचिन उनके सहायक होंगे। जब तक प्रांतीय यूनिट के कप्तान पहुंचे, अंधेरा हो चुका था। इसके बाद हर शहर और काउंटी के पुलिस अधिकारियों से भरी गाड़ियां वहां जुटने लगी। कप्तान ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, तैयार हो जाओ, हमें कातिल को ढूंढना ही होगा, चाहे हमें पहाड़ को उलट पुलट क्यों न करना पड़े। रात में संजना, ओल्ड वू और बाकी लोगों ने जल्दी से खाना खाया और बुलेट प्रूफ जैकेट और डंडों से लैस हो गए। संजना ने जैकेट की भारी पैडिंग देखी और जानती थी कि अगर वह इसे ज्यादा देर तक पहनेगी तो थक जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने जैकेट न पहनने का फैसला किया और प्रांतीय कप्तान के पास गई। जब वह उनकी वैन के पास पहुंची, तो उसने देखा कि कप्तान फोन पर बात कर रहे थे और अपना माथा रगड़ रहे थे। तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है? मैं सोच रहा था कि तुम मुझे इतनी जल्दी में फोन क्यों कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। मैं उसे पीछे रहने दूंगा और रसद लॉजिस्टिक्स संभालने दूंगा। संजना थोड़ी दंग रह गई और तुरंत उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई कि सचिन ने उसका ख्याल रखा। फिर वह मुड़ी और वापस चली गई। संजना ने सचिन को अगली रात को देखा। उस दिन पहाड़ फिर से शांत लग रहे थे। छात्रों को जाने के लिए मना लिया गया था और मीडिया अब नियंत्रण में था। केवल कुछ चुनिंदा अखबारों और एजेंसियों को पहाड़ के कुछ हिस्सों तक जाने की इजाजत थी। सैकड़ों पुलिसकर्मी पहाड़ों पर फैले हुए थे और बिना आराम किए तलाशी ले रहे थे। इलाका बहुत बड़ा था और उसे इतनी जल्दी छान मारना असंभव था। अब तक कोई प्रगति नहीं हुई थी। देर रात संजना तलहटी में बने फार्म हाउस में पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों के साथ सो रही थी। तभी उसने घर के बाहर सचिन को फोन पर बात करते सुना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैं अभी तलहटी में पहुंचा हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे मुझे लेने आने का इंतजार करूंगा। संजना तुरंत उठी और देखा कि सचिन दरवाजा धक्का देकर अंदर आ रहा है। चांदनी उसके चेहरे पर चमक रही थी और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। हालांकि उसकी आंखें अभी भी तेज और सतर्क थीं। मैं थोड़ा आराम करने के बाद तुरंत निकल जाऊंगा। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। संजना बिस्तर से उठी और उसे एक गिलास पानी दिया। सचिन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और एक बार में पानी गटक गया। इन दिनों सब ठीक है। अब तक कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा क्या हाल है? मुझे क्या हो सकता है? वह मुस्कुराया। दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर संजना ने आह भरी। मैं पिछले 2 दिनों से कातिल के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन अभी भी समझ नहीं पा रही। सचिन पिछले 2 दिनों से लगातार सफर में था, उसे सोचने का समय नहीं मिला था। उसने सिर हिलाया। मेरे पास अभी थोड़ा समय है, चलो इसका ठीक से विश्लेषण करते हैं। कागज और पेन कहाँ है? संजना ने तुरंत तकिए के नीचे से पेन और कागज निकाला। सचिन ने उसकी हालत, गर्भवती होने के संदर्भ में, के बारे में सोचा और मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया।
संजना ने उन मानदंडों, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया की सूची बनाई जो उसने पहले सोचे थे। सचिन ने उसे ध्यान से देखा और कुछ देर सोचने के बाद सिर उठाया। वह वाक्य क्या था? असंभव को हटा देने के बाद जो बचता है वही सच होता है, चाहे वह कितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो। संजना ने सिर हिलाया। सचिन मुस्कुराया। इसलिए, भले ही तुमने कहा था कि एक ही समय में एक जैसी प्रोफाइल वाले दो लोगों के होने की संभावना कम है, लेकिन ऐसा हुआ है। वह दूसरा व्यक्ति निश्चित रूप से अस्तित्व में है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं, तो लिन की ज्ञान के आसपास का संदेह और केस की सच्चाई सामने आ जाएगी। उसने उसके हाथ से पेन लिया और स्केच बनाना शुरू किया। मुझे हमेशा लगा कि तुम्हारे मानदंड अच्छे थे, लेकिन मुकम्मल नहीं। देखो, हमने उन लोगों की सूची तो बनाई जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन हमारे पास उन लोगों का डेटा नहीं है जिन्हें हाल ही में करियर में बहुत बड़ा झटका लगा है। मुझे लगता है कि इसी वजह से हम अपराधी को नहीं पकड़ पाए। संजना हैरान रह गई। उसका दिमाग तेज चलने लगा और वह बोली, तो यह व्यक्ति वह है जिसे हाल ही में करियर में बड़ी नाकामी मिली है। वह कोई कॉलेज छात्र भी हो सकता है जो एंजल किलर घटना के दौरान फोरम का सक्रिय सदस्य था। हमारे पास उसके जंगल में आने जाने का रिकॉर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि वह जंगल के इलाके में ही रहता है। इसलिए वह इस जगह से इतना परिचित है, उसका यहाँ अपना घर है। सचिन ने कागज पर लिखना बंद किया। उन दोनों ने कागज पर देखा कि उन्होंने एक ही बात सोची थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों में उत्साह आ गया। सचिन उठा और फोन किया। मैं सचिन बोल रहा हूँ। उन लोगों की जांच करो जो पहाड़ के इलाके में काम करते हैं या रहते हैं, जिनकी उम्र 22 से 26 साल के बीच है। जिसने हाल ही में यूनिवर्सिटी से स्नातक किया हो और जिसे हाल ही में काम में डिमोट किया गया हो या सजा मिली हो। वह 42 नंबर का जूता पहनता है और उसके पास कार और अपना घर है। वह कोई फॉरेस्ट गार्ड, शिक्षक, अग्निशामक या पुलिस अधिकारी हो सकता है। स्टेशन पर मौजूद अधिकारी थोड़ा भ्रमित था। कैप्टन, आप किसे ढूंढ रहे हैं? आपको ये सब कैसे पता? सचिन ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। मुझे जल्द से जल्द जवाब चाहिए। फोन रखने के बाद वह कुछ देर चुप रहा और बोला, मैं जा रहा हूँ। संजना ने सिर हिलाया। अपना ख्याल रखना। उसने बाहर के शांत और रहस्यमयी माहौल को देखा, फिर संजना की ओर मुड़ा। चूंकि कातिल की पहचान अभी भी अज्ञात है, इसलिए घर के अंदर ही रहना और बिना वजह बाहर मत घूमना। 2 दिन बाद दोपहर को, शरद ऋतु की धूप गर्म और खिली हुई थी। संजना ने पूरी सुबह फार्म हाउस में सहकर्मियों के साथ जानकारी सुझाने में बिताई। दोपहर में वह आराम करने कमरे में गई, तभी उसे याओ मेंग का मैसेज मिला। क्या तुम तलहटी के फार्म हाउस में हो? मैं भी अपने सहकर्मियों के साथ पहाड़ पर हूँ, क्या बाद में हम मिल सकते हैं? संजना समझ गई कि याओ मेंग की मैगजीन को भी वहां आने की अनुमति मिल गई है। याओ मेंग लिन की ज्ञान से फोन पर बात कर रही थी। वह आज सुबह ही पहाड़ पर आई थी। उसकी मैगजीन महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवनशैली पर केंद्रित थी, इसलिए ये सीरियल किलर केस एक बड़ा विषय था। इसके अलावा, वह खुद क्रिमिनल साइकोलॉजी की छात्रा रही थी, इसलिए वह बेहतर रिपोर्टिंग कर सकती थी। हालांकि, वह व्यक्तिगत कारणों से भी यहाँ आई थी। अगर कातिल मिल जाता, तो लिन की ज्ञान पर लगा शक दूर हो जाता। लिन की ज्ञान को नहीं पता था कि वह पहाड़ पर गई है। जब उसे पता चला तो वह थोड़ा नाखुश था। तुम वहां क्यों गई? कातिल अभी पकड़ा नहीं गया है, ये बहुत खतरनाक है। याओ मेंग तलहटी के पास पार्किंग में अपनी कार में थी। उसने हंसकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, मैं सहकर्मियों के साथ हूँ। उसने फिर प्यार से पूछा, क्या तुमने समय पर दवा ली? फोन की दूसरी तरफ लिन की ज्ञान चुप हो गया, फिर बोला, हाँ, ली है। पत्नी, जल्दी घर आ जाओ। पहाड़ असुरक्षित है, मुझे तुम्हारी चिंता है। याओ मेंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर उसे दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। मुख्य सड़क से आना और अपना फोन हर समय चालू रखना। ठीक है। याओ मेंग ने फोन रखा और अपने सहकर्मियों से कहा कि वह वापस शहर जा रही है। जब वह पहाड़ से नीचे गाड़ी चला रही थी, उसने संजना की मिस कॉल देखी। उसने वापस फोन किया। संजना चिंतित थी क्योंकि याओ मेंग का फोन नहीं लग रहा था। संजना ने उसे लिन की ज्ञान और फैंग यी के रिश्ते के बारे में बताया और कहा, मुझे लगा कि तुम्हें ये जानना चाहिए। याओ मेंग कुछ देर चुप रही और बोली, शुक्रिया संजना। लेकिन जब किंग्यान स्टेशन से वापस आया, तो उसने मुझे सब बता दिया था। अब मैं बस उसके आखिरी पल उसके साथ बिताना चाहती हूँ। संजना ने गहरी सांस ली। फिर भी, मेरा मानना है कि तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए।
याओ मेन को थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को रोका और कहा, चलो मिलकर बात करते हैं। तुम कहाँ हो? संजना ने फार्म हाउस का पता दिया। इसी बीच सचिन और 10 अन्य अधिकारी जंगल की गहराई में थे। तभी उसके फोन पर आईटी विभाग से फोन आया। आवाज में जबरदस्त उत्साह था। कैप्टन सचिन, हमें वह व्यक्ति मिल गया है जो आपकी सारी शर्तों पर खरा उतरता है। जल्दी बताओ। तन लियांग 25 साल, वानिकी विश्वविद्यालय का स्नातक। इस साल की शुरुआत में उसे रेंजर बना दिया गया था, शायद काम में कोई गलती की वजह से। उसके पास कार है, पहाड़ पर अकेला रहता है, और उसका जूता 42 नंबर का है। दूसरे केस की शिकार लड़की उसी के इलाके में मिली थी। वह अभी भी पहाड़ पर ही है। जल्द ही तान लियांग की फोटो सचिन के फोन पर आ गई। फोटो में वह चश्मा पहने एक साफ सुथरा युवक लग रहा था। सचिन ने तुरंत आदेश दिया, इस फोटो को हर टीम को भेजो। अगर कोई उसे देखे तो तुरंत हिरासत में ले लो। सचिन की टीम ने तान लियांग के घर को चारों तरफ से घेर लिया और अंदर घुसे, लेकिन घर खाली था। तान लियांग कहाँ था? तभी एक अधिकारी ने बताया कि तान लियांग का संपर्क कल से टूटा हुआ है। आंगन की जांच करने वाले अधिकारी ने चिल्लाकर कहा, कैप्टन सचिन, टायरों के निशान मिले हैं। वह विभाग की गाड़ी लेकर नीचे की ओर भागा है। सचिन की आंखें फटी रह गई और वह चिल्लाया, उसके पीछे चलो। नीचे जाते समय उन्हें एक गश्ती दल मिला जिन्होंने बताया कि एक रेंजर की गाड़ी 3 घंटे पहले यहां से गुजरी है। सचिन का दिल बैठ गया। संजना जिस फार्म हाउस में थी, वह गाड़ी उसी दिशा में गई थी। वह पागलों की तरह फार्म हाउस पहुंचा और संजना के कमरे का दरवाजा जोर से खोला। कमरा खाली था। सचिन का चेहरा पीला पड़ गया। वह कहाँ है? तभी उसने फिर से संजना को फोन किया। इस बार कॉल लग गया। संजना की आवाज कांप रही थी। सचिन, तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? मैं पहाड़ी सड़क पर हूँ। मैं ठीक हूँ। संजना की सांसें भारी थी, लेकिन शायद याओमेन के साथ कुछ बुरा हुआ है। जब सचिन संजना द्वारा बताए पते पर पहुंचा, तो वहां पहले से ही पुलिस अधिकारी मौजूद थे। संजना पीली पड़ी हुई थी। सड़क के किनारे तान लियांग की लावारिस गाड़ी खड़ी थी, लेकिन वह अंदर नहीं था। वहां सड़क पर टायरों के निशान थे जो याओ मेन की बीएमडब्ल्यू के टायरों से मेल खाते थे। याओ मेन को अगवा हुए काफी समय बीत चुका था। सचिन की आंखों में गुस्सा था। सबको सूचित करो, उस कार का पीछा करो। कुछ समय बाद याओ मेन को धीरे धीरे होश आया। उसका सिर भारी था। ये एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा का असर था। उसे धुंधला धुंधला याद आया कि कैसे एक हरे रंग की रेंजर गाड़ी ने उसका रास्ता रोका था। एक युवक मुस्कुराते हुए उसकी ओर आया और फिर अचानक उसने एनेस्थेटिक गन चला दी। उसे महसूस हुआ कि वह किसी अंधेरी गुफा में है। किसी ने उसकी ठुड्डी को दबाया और उसके मुंह में एक मीठा तरल पदार्थ डाला। नहीं, मत करो, उसने सोचा। वह एंजल किलर केस के बारे में जानती थी। वह समझ गई कि यह जापान में बनी कामोत्तेजक दवा एफ्रोडिजियक थी। उसका होश धीरे धीरे जवाब देने लगा और शरीर गर्म होने लगा। उसने खुद को कराहते हुए सुना। फिर उसे एक अजनबी के मजबूत हाथों ने जकड़ लिया। वह प्रक्रिया बहुत लंबी और दर्दनाक थी। वह ज्यादातर समय बेहोशी और अंधेरे के बीच झूलती रही। अंत में, जब सब रुक गया, तो उसने अंधेरे में उस साय को खुद को देखते हुए महसूस किया। उसने अपनी बची कुची ताकत जुटाई और धीमी आवाज में बुदबुदाई, मुझे मत मारो। मैं मर नहीं सकती। कि ज्ञान, मुझे बचा लो। प्लीज मुझे बचा लो। अध्याय 59, बचाव और अधूरा न्याय। सामने खड़ा पर्वत शांति से आसमान छू रहा था। यह इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी थी और सबसे खतरनाक भी मानी जाती थी, इतनी कि स्थानीय लोग भी वहां जाने से कतराते थे। पुलिस की कई टीमों ने पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। पहली टीम ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। रात के अंधेरे में चारों ओर टॉर्च की रोशनियां चमक रही थीं। पुलिस ने सबसे पहले याओ मेन की कार को ट्रैक किया था, जिससे वे इस स्थान तक पहुंचे थे। हालांकि उसके अपहरण को अब लगभग 6 घंटे बीत चुके थे। सचिन जी बाई अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। उनका चेहरा सख्त और भारी था। जब याओ मेन के अपहरण की खबर फैली, तो पूरी क्रिमिनल पुलिस यूनिट गहरे सदमे में थी। एक खड़ी चट्टान को पार करने के बाद उनके सामने एक घना और शांत जंगल आया। वहां विशेष बल स्पेशल फोर्स के जवान तलाशी के लिए फैल गए। थोड़ी देर बाद कोई चिल्लाया, इधर। सब लोग आवाज की दिशा में दौड़े। उन्होंने देखा कि कीचड़ भरी जमीन पर एक आकृति पड़ी थी, जो बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी। उसने केवल एक शर्ट पहनी थी। उसका शरीर चोटों के लाल और बैंगनी निशानों से भरा हुआ था। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे।
वह कोई और नहीं बल्कि याओ मेंग ही थी। सचिन उसके पास झुके और उसकी कलाई पकड़ी। अचानक उन्होंने सिर उठाया और चिल्लाया, यह अभी जीवित है। संजना ज़ूज़ू पहाड़ की तलहटी में बाकी लोगों के साथ इंतजार कर रही थी। वह बेहद चिंतित थी क्योंकि उसे पता था कि संदिग्ध अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका है और याओ मेंग उसका आखिरी शिकार हो सकती थी। कुछ समय बाद उसने देखा कि एक टीम पहाड़ से नीचे दौड़ती हुई आ रही है और एक आदमी ने किसी को गोद में उठा रखा है। संजना का दिल तेजी से धड़कने लगा। डॉक्टर, डॉक्टर, सब चिल्ला रहे थे। याओ मेंग को एम्बुलेंस तक ले जाया गया, जहां उसे ऊनी कंबल में लपेट दिया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद राहत की सांस ली। वह ठीक है, बस बेहोश हुई है। जब याओ मेंग को होश आया, तो उसकी आंखों में पहले भ्रम था, लेकिन फिर दर्द और पीड़ा साफ झलकने लगी। संजना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सब ठीक है, अब तुम सुरक्षित हो। याओ मेंग की आंखों से आंसू बहने लगे। याओ मेंग की धुंधली यादें। याओ मेंग को याद आया कि वह खुद नहीं भागी थी। जब वह गुफा में जंजीरों से बंधी थी और तान लियांग पास ही सो रहा था, तब एक लंबा व्यक्ति वहां आया था। उसने फॉरेस्ट विभाग की पुरानी वर्दी पहनी थी और चेहरे पर दाढ़ी थी। उसने चाबी से याओ मेंग की जंजीरें खोली और उसे गुफा से बाहर ले आया। जब वे पुलिस की रोशनी के करीब पहुंचे, तो उस अजनबी ने उसे छोड़ दिया और वापस जंगल में गायब हो गया। याओ मेंग को उसकी पीठ का नजारा जाना पहचाना लगा। उसने धीमी आवाज में पूछा था, क्या तुम मरे नहीं थे? क्यों? लेकिन वह व्यक्ति बिना जवाब दिए गायब हो गया। तान लियांग का अंत। सचिन की टीम एक गुफा के पास पहुंची जहां एक मोमबत्ती जल रही थी। तान लियांग अंदर छिपा था। जब पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, तो उसने अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन से पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अंत में तान लियांग गुफा से बाहर आया। सचिन ने अपनी बंदूक सीधे उसके माथे पर तान रखी थी। तान लियांग के चेहरे पर एक अजीब, डरावनी पीलापन और एक मुस्कान थी। सचिन के कुछ करने से पहले ही तान लियांग के मुंह के कोने से खून निकलने लगा। उसने पोटेशियम साइनाइड खा लिया था। मरने से पहले उसने बहुत कोमल आवाज में कहा, ये दुनिया नाइंसाफी से भरी है। कम से कम मैंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं जिया। और वह वहीं गिरकर मर गया। गुफा की तलाशी में पुलिस को जहर, कामोत्तेजक दवाएं, महिलाओं के कपड़े और अन्य सबूत मिले। तान लियांग की लाश को सफेद कपड़े से ढक दिया गया। लिन की ज्ञान का रहस्यमय व्यवहार। संजना ने याओ मेंग के पास जाकर उसे बताया कि तान लियांग मर चुका है। याओ मेंग का चेहरा भावहीन था। तभी उसे लिन की ज्ञान चीफ लिन का फोन आया। याओ मेंग रोते हुए बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फोन रखने के बाद याओ मेंग ने संजना की ओर ठंडी नजरों से देखा और कहा, अब जब अपराधी मर चुका है और मेरी यह हालत हो गई है, तो क्या अब भी तुम की ज्ञान पर शक करोगी? क्या अब तुम्हें विश्वास होगा कि तुम गलत थी? संजना को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। जब सचिन पहाड़ से नीचे आए, तो उन्होंने देखा कि संजना एक पुलिसकार के पास सिर झुकाए खड़ी है और उसकी आंखें नम हैं। उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी संजना की नजर एम्बुलेंस की ओर गई। लिन की ज्ञान वहां पहुंच चुका था और याओ मेंग को गले लगाए हुए था। वह बहुत दुखी दिख रहा था। सचिन ने संजना से कहा, अब इसके बारे में मत सोचो, घर चलो। लेकिन संजना लगातार लिन की ज्ञान को देख रही थी। अचानक की ज्ञान ने अपना चेहरा घुमाया और सीधे संजना की ओर देखा। उसकी आंखों में पहले तो दुख था, लेकिन फिर अचानक संजना ने देखा कि उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े और एक बहुत ही हल्की मुस्कान उभरी। उस समय कोई और उसे नहीं देख रहा था, केवल संजना ने उस मुस्कान को पकड़ा। पिछले कुछ दिनों की थकान, गुस्सा और चिंता संजना पर हावी हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह सचिन की बाहों में बेहोश हो गई। अध्याय 60, न्याय की लंबी लड़ाई और सचिन का वादा। जब संजना ज़ू की आंख खुली, तो उसने अपने सिर के ऊपर एक पीला लैंप और एक अनजान, फीकी छत देखी। सचिन जी बाई उसके बिस्तर के पास एक कुर्सी पर सो रहा था। उसके कपड़े अभी भी मिट्टी से सने हुए थे। बाहर रात का अंधेरा था और चांद की रोशनी में उसका चेहरा बेहद प्रभावशाली लग रहा था। भोर होने वाली थी और हवा में ठंडक थी। संजना का गला सूख रहा था, इसलिए उसने खांसने की कोशिश की, जिसे उसने कंबल से दबा लिया। सचिन ने तुरंत आंखें खोली और उसकी ओर मुड़ा। उसने अपने बड़े हाथों से उसका छोटा सा चेहरा थामा और कहा, तुम जाग गई। फिर उसने उसे पानी पिलाया और बताया, चिंता की कोई बात नहीं है, बस ब्लड शुगर कम हो गया था, इसलिए ड्रिप चढ़ानी पड़ी। हम अभी गांव के स्वास्थ्य केंद्र में हैं और कल लिन सिटी वापस जाएंगे।
संजना ने पानी पिया और उसे बेहतर महसूस हुआ। सचिन ने अपनी कुर्सी करीब खींची और उसे देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। सोचो, तुम्हें इतना गुस्सा आ गया कि तुम बेहोश हो गई। संजना ने माथे पर बल देते हुए पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं है? सचिन ने उसके हाथों को चूम लिया। आईवी ड्रिप की वजह से उसकी त्वचा नीली पड़ गई थी। सचिन ने खामोशी से उसके हाथ थामे रखे। क्या उसे गुस्सा था? बिल्कुल था। साफ दिख रहा था कि दो कातिल थे, लेकिन सारे सबूत केवल एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे थे। ये बहुत निराशाजनक था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और संजना को समझाया, चाहे कितना भी गुस्सा आए, हमें खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वैसे भी केस सुलझाना कब इतना आसान रहा है? दो कातिलों का विश्लेषण। संजना के उठने के बाद दोनों ने मामले पर चर्चा की। सचिन ने 3 मुख्य बातें बताईं। पीड़ितों का प्रकार। पहले 2 पीड़ित कामकाजी महिलाएं थीं, लेकिन तीसरी शिकार एक साधारण छात्रा थी। तरीका, मोडस ऑपरेंडाई। पहले 2 कत्ल बहुत सावधानी से किए गए थे, लेकिन तीसरा कत्ल बहुत जल्दबाजी में और लापरवाही से किया गया था। सफाई की कमी। दूसरे केस में पैरों के निशान गलती से छूटे हो सकते थे, लेकिन तीसरे केस में वे जानबूझकर छोड़े गए से लग रहे थे। संजना ने सहमति जताई। तानलिया की गुफा बहुत बिखरी हुई और आवेगी, इंपल्सिव थी। योजना वैसी ही थी जैसी एंजल किलर की होती है, लेकिन उसे अंजाम देने का तरीका बहुत अलग था। सचिन ने अपना निष्कर्ष दिया। मुझे लगता है कि इन दोनों कातिलों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। मुमकिन है कि जब पहला कातिल कीग्यान दूसरी लाश को ठिकाने लगा रहा था, तब उसकी मुलाकात तान लियांग से हुई, क्योंकि वह इलाका तान लियांग की देखरेख में था। शायद तभी तान लियांग ने लाश के साथ छेड़छाड़ नेक्रोफिलिया की। किसी वजह से पहला कातिल तान लियांग को अपने हिस्से का गुनाह अपने सिर लेने के लिए मनाने में कामयाब रहा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास कोई सबूत नहीं था। बीजिंग सिटी और कैप्टन यान का किस्सा। सचिन ने संजना को बायन सिटी के प्रसिद्ध अनसुलझे केस के बारे में बताया, जहां कातिल ने महिलाओं के साथ दरिंदगी की थी लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। सचिन ने कहा, कभी कभी अपराधी कानून की पकड़ से बच निकलते हैं। विभाग इस केस को बंद घोषित कर देगा, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। लिन कीग्यान को हम दोबारा किसी को चोट पहुंचाने का मौका नहीं देंगे। 3 महीने बाद खामोश तूफान। सर्दियों की धूप खिली थी। संजना अपने पिता के घर बैठकर खबरें पढ़ रही थी। हेडलाइन थी, एयरपोर्ट बमबारी केस सुलझ गया, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। फोटो में वह सचिन को पहचान सकती थी। वही फॉरेस्ट किलर तान लियांग का केस 2 महीने पहले बंद हो चुका था। जनता अब शांत थी, लेकिन इंटरनेट पर अभी भी चर्चा जारी थी। तान लियांग के डिमोशन की खबर ने लोगों में काफी गुस्सा पैदा किया था। संजना अब गर्भवती थी। उसका भाई शू हुआन जू हवान घर आया और उसे डांटा कि वह अभी भी केस फाइलों में उलझी रहती है। उसने पूछा, तुम शादी की रजिस्ट्री कब करोगी? क्या बच्चे के होने का इंतजार है? संजना बस मुस्कुरा दी। सचिन पिछले कुछ महीनों से केस के सिलसिले में बाहर था। जब वह रात को घर लौटा, तो बहुत थका हुआ था। संजना ने उसे सोते हुए देखा। वह दुबला हो गया था और उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। अगली सुबह सचिन ने बताया कि उसे अभी भी स्टेशन जाना है क्योंकि बमबारी केस का काम बाकी है। जाने से पहले उसने संजना से कहा, आज रात मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। संजना ने मुस्कुराते हुए बताया, आज मेरा अल्ट्रासाउंड है, मैं बच्चे की पहली तस्वीर लेकर आऊंगी। नीचे जाते ही सचिन ने दाहू को फोन किया। लिन कीग्यान का क्या हाल है? दाहू ने बताया, वह अभी भी रोज अस्पताल इलाज के लिए जाता है और याओ मेंग एकांत में रह रही है। दाहू ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कैप्टन, क्या हमें अभी भी कीग्यान पर नजर रखनी चाहिए? स्टेशन चीफ भी अब सवाल उठा रहे हैं और पूरी टीम बमबारी केस में व्यस्त है। सचिन ने कुछ देर सोचा और फिर दृढ़ता से कहा, उस पर नजर रखना जारी रखो, हम ढिलाई नहीं बरत सकते। अध्याय 61, खामोश शिकारी और एक भयानक साजिश। लिन कीग्यान का इलाज शहर के एक निजी ऑन्कोलॉजी कैंसर अस्पताल में चल रहा था। ये जगह काफी आलीशान और शांत थी। दाहू हमेशा की तरह उसकी कार का पीछा कर रहा था। उसने देखा कि 2 सहायकों की मदद से कीग्यान अस्पताल के अंदर गया। उसने काला हैट और एक लंबा कोट पहना था, जिससे वह और भी दुबला लग रहा था। दाहू अपना आईडी कार्ड दिखाकर अंदर चला गया। अब ये कोई राज नहीं था कि वह कीग्यान का पीछा कर रहा है। एक बार कीग्यान के बॉडीगार्ड्स ने उसे रोका भी था। तब दाहू ने बड़ी चतुराई से कीग्यान से कहा था, मिस्टर लिन,
हमें डर है कि तानलियांग के साथी याओ मिंग और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैं आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हूँ। की ज्ञान बस मुस्कुरा दिया था। अस्पताल के अंदर डॉक्टर ने की ज्ञान से कहा कि उसके पास केवल 3 महीने बचे हैं। की ज्ञान ने बीच में ही कहा कि उसे कंपनी के काम से जाना होगा और वह बाद में आएगा। वह अपने बगल वाले वार्ड के गुप्त दरवाजे से निकल गया। वहां उसका एक सहायक पहले से मौजूद था, जो डॉक्टर को बातों में उलझाए रखने के लिए की ज्ञान का कोट पहनकर पीछे बैठ गया। बाहर गलियारे में बैठे दाहू को लगा कि की ज्ञान अभी भी अंदर ही है। संजना का चेकअप और एक अजीब आहट। संजना जू पास के मातृत्व अस्पताल मैटरनिटी हॉस्पिटल में अपना चेकअप करा रही थी। नर्स शिवलियू बाहर इंतजार कर रही थी। महिला डॉक्टर ने संजना के पेट पर स्टेथोस्कोप रखा और मुस्कुराकर कहा, बच्चे के दिल की धड़कन तेज है, सब ठीक है। फिर डॉक्टर कुछ सामान लेने बाहर चली गई। संजना लेटी हुई खिड़की के बाहर बर्फ देख रही थी। तभी उसे पर्दे के पीछे किसी के चलने की बहुत हल्की आहट सुनाई दी। वे कदम डॉक्टर के नहीं थे। उसने पर्दे के नीचे काले चमड़े के जूते और एक लंबा, दुबला साया देखा। संजना डर गई और चिल्लाए, शिवलियू। शिवलियू तुरंत अंदर आई और पर्दा खींच दिया, लेकिन वहां केवल एक युवा पुरुष डॉक्टर खड़ा था जिसे महिला डॉक्टर ने कुछ फाइलें दी थी। संजना ने राहत की सांस ली, शायद वह जरूरत से ज्यादा तनाव में थी। चेकअप के बाद संजना ने अल्ट्रासाउंड की तस्वीर देखी। वह जानती थी कि सचिन जी बाई इस धुंधली सी तस्वीर को देखकर बहुत खुश होगा। सचिन का प्रस्ताव और घर पर तबाही। संजना अपने भाई शू हुआन जू हवान के साथ घर पहुंची। शू हुआन पहले ही पहुंच चुका था और रसोई में चेरी धो रहा था। इसी बीच सचिन का फोन आया। वह आज जल्दी घर आ रहा था। सचिन ने आज पुलिस स्टेशन से छुट्टी ली थी क्योंकि उसने संजना को प्रपोज करने की पूरी योजना बना ली थी। सचिन ने कार चलाते हुए अपने मन में उन शब्दों को दोहराया जो वह संजना से कहने वाला था। संजना, हमारे काम की वजह से हमें अपनों से ज्यादा दूसरों को समय देना पड़ता है। इसलिए मैं इस सीमित जीवन का एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे लिए सब कुछ तब मुकम्मल होगा जब मुझे तुम्हारे साथ बूढ़ा होने का मौका मिले। इधर संजना ने नस शो लियू को विदा किया और घर के अंदर गई। रसोई से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह बेडरूम की ओर जाने वाले गलियारे के पास पहुंची, उसने देखा कि जमीन पर किसी के पैर पड़े हैं। संजना का खून जम गया। उसने दौड़कर देखा, शू हुआन खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसके सिर के नीचे खून का घेरा बढ़ता जा रहा था। तभी रसोई से पानी की आवाज बंद हुई और शांत कदमों की आहट सुनाई दी। लिन की ज्ञान दीवार से टेक लगाकर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। संजना ने अपने दर्द को दबाते हुए कहा, प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ। उसे मदद की जरूरत है, उसे मत मारो। की ज्ञान बिना कुछ बोले बस मुस्कुराता रहा। उसने बेहोश संजना को अपनी कार में डाला और जाते जाते इमरजेंसी नंबर पर फोन करके शू हुआन का पता बता दिया। सचिन की दुनिया उजड़ गई। जैसे ही सचिन अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंचा, दाहू का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी, कैप्टन, लिन की ज्ञान भाग गया। सचिन के चेहरे का रंग उड़ गया। और याओ मेंग, वह आज अस्पताल नहीं आई थी। सचिन ने जैसे ही कार आगे बढ़ाई, उसने देखा कि एक एम्बुलेंस उसके घर की ओर जा रही है। उसका दिल डूब गया। वह सीढ़ियों से दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा। उसने देखा कि पैरामेडिक्स एक स्ट्रेचर ले जा रहे हैं जिस पर खून से लथपथ शू हुआन था। शू हुआन, सचिन चिल्लाया। शू हुआन ने अपनी आखिरी ताकत बटोरकर सचिन का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा था। वह मुश्किल से बस इतना ही बोल पाया, संजना। संजना। अध्याय 62। साइकोपैथ की सोच और मौत का मंजर। जैसे जैसे वे पहाड़ों के करीब पहुंच रहे थे, तापमान गिरने लगा था। शाम के धुंधलके में पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की पतली परतें दिखाई दे रही थी। जंगल की हवा भारी और ठंडी थी। सचिन जी बाइक ने अचानक ब्रेक मारकर गाड़ी को 3 रास्तों वाले मोड़ पर रोक दिया। दाहू बाहर निकला, लेकिन जमीन पर टायरों के निशान इतने धुंधले थे कि उन्हें पहचानना नामुमकिन था। सामने हजारों किलोमीटर में फैला विशाल जंगल था। सचिन के पास पूरी फोर्स नहीं थी और सुराग एक भी नहीं। सचिन ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से जकड़ लिया कि उसकी उंगलियों का खून सूख गया। उसे संजना जू को खोने का डर सता रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने संजना की एक पुरानी बात याद की, एक साइकोपैथ की तरह सोचो। संजना ने एक बार कहा था, साइकोपैथ नफरत की वजह से खून नहीं करते, वे इसलिए मारते हैं क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत महसूस होती है।
लिन कीज्ञान ने याओ मेंग के साथ रिश्ता इसलिए बनाया क्योंकि वह उसके लिए खास थी। सचिन ने दाहू से कहा, हम कीज्ञान के विला नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। उसने एक जोखिम भरा फैसला लिया, उस स्थान पर जाने का जहां तीसरी लाश मिली थी। बर्फ के बीच खौफनाक खेल। जब संजना की आंख खुली तो चारों ओर अंधेरा था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे। वह बर्फ से ढके जंगल में थी। तभी उसे पास ही किसी के कराहने और भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। वह लिन कीज्ञान और याओ मेंग थे। कीज्ञान याओ मेंग से प्यार भरी बातें कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब पागलपन था। उसने संजना के ऊपर से कपड़ा हटाया। संजना ने देखा कि वे तीनों एक बड़े सफेद ऊनी कंबल पर थे। याओ मेंग की हालत खराब थी, उसके बाल बिखरे थे और वह नशे में या सदमे में लग रही थी। कीज्ञान मुस्कुराया और याओ मेंग से बोला, देखो, ये वही है जिसने तुम्हें उस दिन मुड़ने को कहा था, जिसकी वजह से तान लियांग ने तुम्हारे साथ दरिंदगी की। क्या तुम इससे नफरत नहीं करती? फिर उसने एक बंदूक निकालकर याओ मेंग के हाथ में थमा दी। मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। अगर तुम इसे मार दोगी तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा और तुम आजाद हो जाओगी। अपनी खुशी के लिए इसे मार दो। कीज्ञान ने दूसरी बंदूक याओ मेंग के सिर पर लगा दी और चिल्लाया, गोली चलाओ। संजना का साहस और याओ मेंग का पलटवार। संजना थर थर कांप रही थी। उसके पेट में पल रहे बच्चे ने भी हलचल शुरू कर दी थी। संजना ने खुद को शांत किया और कीज्ञान से कहा, रुकिए, अगर मुझे मरना ही है तो मैं सच जानकर मरना चाहती हूँ। संजना ने कीज्ञान को बातों में उलझाया। कीज्ञान ने गर्व से स्वीकार किया कि पहले 2 कत्ल उसने किए थे और उसने ही तान लियांग को मोहरा बनाकर तीसरा कत्ल अपने सिर लेने के लिए मनाया था। उसने ये भी माना कि हांगकांग वाले केस में भी असली गुनहगार वही था। संजना ने याओ मेंग की आंखों में देखा और धीरे से कहा, मुझे गोली मार दो, याओ मेंग। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। संजना जानती थी कि कीज्ञान याओ मेंग का इम्तिहान ले रहा है। अचानक याओ मेंग की आंखों में एक चमक आई। वह घूमी और उसने कीज्ञान पर गोली चला दी। लेकिन ठक ठक ठक, बंदूक खाली थी। कीज्ञान ने उसे खाली बंदूक दी थी। कीज्ञान का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। याओ मेंग ने उस पर बंदूक से हमला करना चाहा, लेकिन नशे और कमजोरी की वजह से वह नाकाम रही। कीज्ञान ने उसका गला दबोच लिया और पागलपन में चिल्लाया, क्या यही तुम्हारा प्यार है? तुम मुझे साइकोपैथ कहती हो? तुम्हें लगा मैं तुम्हें मारूंगा नहीं? याओ मेंग फूट फूट कर रोने लगी, प्यार? मैं अंधी थी जो तुमसे प्यार किया। मुझे मार डालो, तुम जानवर से भी बदतर हो। अंतिम घड़ी। कीज्ञान अब पूरी तरह से शांत लेकिन खतरनाक हो चुका था। उसने याओ मेंग को चूमने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना चेहरा फेर लिया। कीज्ञान ने उदास होकर कहा, ठीक है, तो अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं पहले इसे, संजना को, मारूंगा, फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसने अपने बैग से एक छोटी काली बोतल निकाली और संजना की ओर बढ़ने लगा। याओ मेंग चीखती रही, लेकिन कीज्ञान ने अनसुना कर दिया। संजना को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। तभी दूर जंगल में एक इंजन के दहाड़ने की आवाज आई। सचिन और दाहू अपनी जान हथेली पर रखकर उस ओर बढ़ रहे थे। सचिन का दिल कह रहा था कि वह सही जगह पर है। अध्याय 63, सच की जीत और एक नया सवेरा। पहाड़ों पर तापमान तेजी से गिर रहा था और बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। लिन कीज्ञान ने संजना जूजू के सामने घुटने टेक दिए और उसके सिर से बर्फ हटाते हुए कहा, मुंह खोलो, छोटी बच्ची। संजना ने अपने दांत भींच लिए। उसका दिल सचिन जी बाय और अपने बच्चे के लिए तड़प उठा। कीज्ञान उसे जबरदस्ती जहर पिलाने ही वाला था कि याओ मेंग पीछे से हंसी, तुम तो कहते थे तुम्हें बच्चे पसंद हैं। तुम एक साइकोपैथ हो जो एक गर्भवती महिला को मारने जा रहे हो। शुक्र है मैं गर्भवती नहीं हुई, वरना तुम हमारे बच्चे को भी जहर दे देते। कीज्ञान ठहर गया। याओ मेंग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इसे छोड़ दो। इसे छोड़ना यह मान लेना होगा कि तुमने उस बच्चे को छोड़ दिया जो हमारा कभी नहीं हो सका। कीज्ञान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम्हें ये बच्चा इतना पसंद है, तो हम इसे मार देते हैं, ताकि यह हमारे साथ चल सके। संजना की बुद्धिमानी और बचाव। सचिन और दाहू पागलों की तरह पहाड़ पर चढ़ रहे थे। सचिन ने अनुमान लगाया था कि अभिमानी कीज्ञान अपनी अधूरी कला, तीसरे केस की लापरवाही को सुधारने के लिए संजना को उसी स्थान पर ले जाएगा जहां तीसरी लाश मिली थी। वहां संजना ने मौत को करीब देख एक आखिरी दांव चला। उसने कीज्ञान से कहा, पोटेशियम साइनाइड से मैं तो शांति से मर जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे की मौत बहुत दर्दनाक होगी। वह गर्भाशय के अंदर घुट घुट कर तड़पेगा।
याओ मेंग ने संजना का इशारा समझ लिया और झूठ मूठ में बच्चे की तड़प का ऐसा भयानक वर्णन किया कि किंग्यान का मन बदल गया। उसने संजना को मारने का विचार त्याग दिया और उसे एक पेड़ से बांध दिया ताकि वह ठंड और भूख से तड़प तड़प कर मरे, और वह खुद याओ मेंग को लेकर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद सचिन और दाहू वहां पहुंचे। सचिन ने बर्फ पर संजना के छोटे पैरों के निशान पहचान लिए। जब उसने संजना को पेड़ से बंधा हुआ जीवित देखा तो उसकी जान में जान आई। उसने संजना को अपनी गर्म जैकेट में लपेट लिया। संजना ने कांपते हुए कहा, जाओ, याओ मेंग को बचाओ। अंतिम टकराव और पुराना राज। सचिन जंगल में आगे बढ़ा और एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। उसने देखा कि लिन किंग्यान घायल अवस्था में याओ मेंग के सिर पर बंदूक ताने खड़ा है। उनके सामने एक और आदमी था, फैंग ये, जो जख्मी था लेकिन जिंदा था। फैंग ये ने किंग्यान के झूठ का पर्दाफाश किया। उसने बताया कि वह हांगकांग की एक बेहद अमीर बिजनेस टाइकून चीफ किन का खोया हुआ असली बेटा है। किंग्यान, जो चीफ किन का दत्तक पुत्र फॉस्टर सोन था, ने जायदाद हड़पने के लिए फैंग ये को एंजल किलर केस में फंसाया था और यहाँ तक कि अपनी मंगेतर की हत्या का इल्जाम भी उस पर मढ़ दिया था। याओ मेंग ये सुनकर टूट गई कि किंग्यान ने उससे प्यार नहीं किया, बल्कि फैंग ये को पूरी तरह तबाह करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जब फैंग ये ने किंग्यान और चीफ किन के बीच के एक और घिनौने रिश्ते का संकेत दिया, तो किंग्यान बौखला गया। उसने फैंग ये पर गोली चलानी चाही, लेकिन याओ मेंग ने उसे धक्का दे दिया। उसी पल सचिन ने सटीक निशाना साधा और किंग्यान के माथे के बीचों बीच गोली मार दी। शांति और न्याय। आसमान हेलीकॉप्टरों की रोशनी से नहा गया। पुलिस ने सबूत जुटाए और किंग्यान की लाश को हटाया। फैंग ये को हथकड़ी लगाकर एम्बुलेंस में ले जाया गया, लेकिन सचिन ने उससे वादा किया कि वह हांगकांग पुलिस को उसकी बेगुनाही के सबूत देगा। फैंग ये ने राहत की सांस ली। एम्बुलेंस में संजना और याओ मेंग साथ लेटी थी। सचिन ने संजना का हाथ थाम रखा था। संजना ने उसका हाथ अपने पेट पर रखा और कहा, सब ठीक होगा। संजना ने याओ मेंग का हाथ पकड़कर कहा, शुक्रिया याओ मेंग, तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। याओ मेंग, जो अब तक पत्थर बनी हुई थी, फूट फूट कर रोने लगी। उसका दुर्स्वप्न खत्म हो चुका था। अध्याय 64, खुशियों का सवेरा और एक नया रहस्य। 6 महीने बाद, मई का महीना। लिन सिटी में गर्मी की दस्तक थी। सचिन जी बाई एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। वह अब एक पिता बन चुका था और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसके पुराने दोस्त शुहोंग, मंकी और अन्य लोग बीजिंग से उसके बेटे की फुल मून पार्टी 1 महीने का होने पर उत्सव के लिए आए थे। सचिन की शादी को 2 साल हो चुके थे और वह खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मान रहा था। होटल में पार्टी के दौरान सचिन के दोस्त खिड़की से बाहर देख रहे थे। वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की झील के किनारे बैठी थी। उसकी खूबसूरती में एक रहस्यमयी उदासी थी। सचिन ने बताया कि वह संजना जूजू की सहेली याओ मेंग है। वह लिन किंग्यान वाले हादसे के बाद से बहुत शांत रहने लगी थी। सचिन के दोस्त याओ मेंग की खूबसूरती के कायल हो गए, खासकर शुहोंग, जिसने उससे बात करने का मन बना लिया। संजना और सचिन का जीवन। संजना मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव पर थी। उसका भाई शुहुआन अब ठीक हो चुका था, हालांकि उसके सिर पर एक गहरा निशान रह गया था। सचिन और संजना का बच्चा 2 महीने का हो चुका था। सचिन अब भी काम में व्यस्त रहता था, लेकिन संजना के प्रति उसका प्यार और गहरा हो गया था। याओ मेंग, फैंग ये और नया खतरा। याओ मेंग को फैंग ये के साथ देखा गया। फैंग ये अब पूरी तरह से निर्दोष साबित हो चुका था और उसने अपनी दाढ़ी कटवा ली थी। उसने याओ मेंग को अपने घर पर आमंत्रित किया। वहां याओ मेंग ने देखा कि फैंग ये अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसने पुराना रिश्ता दोबारा शुरू करने से मना कर दिया। उसी रात याओ मेंग ने फैंग ये के घर पर एक अजीब चीज देखी। फैंग ये अकेले बैठा एक गुड़िया को चूम रहा था, जिसका चेहरा बिल्कुल याओ मेंग जैसा था। याओ मेंग बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अधूरा केस। इधर संजना और सचिन पुराने केस की फाइलें देख रहे थे। संजना को शक था कि तीसरे कत्ल और पोटेशियम साइनाइड के पीछे कोई और भी था। तभी सचिन को हांगकांग पुलिस से एक नई रिपोर्ट मिली। हांगकांग के समुद्र में 9 और लाशें मिली थीं। उन लाशों के साथ जो बर्बरता अन्न काटना, दांत निकालना की गई थी, वह लिन किंग्यान के तरीके से बिल्कुल अलग थी। इसका मतलब था कि हांगकांग में एक और साइकोपैथ हत्यारा सक्रिय था, जो शायद लिन किंग्यान से भी ज्यादा खतरनाक था। बोनस, लिन किंग्यान की कहानी व्हेन आई थिंक ऑफ यू। लिन किंग्यान की बैक स्टोरी उसके एक राक्षस बनने के सफर को दिखाती है। बचपन।
वह एक बहुत गरीब परिवार से था। उसका पिता शराबी था और उसे बेरहमी से मारता था। 10 साल की उम्र में पिता की मौत हो गई, जिसे उसने अपनी किस्मत का खुलना माना। यौन शोषण। स्कूल में एक शिक्षक डूटाई ने उसकी मदद करने के बहाने उसका यौन शोषण करने की कोशिश की। इसके बाद उस शिक्षक ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। सालों बाद किंग्यान ने बदला लेने के लिए डूटाई को पकड़कर उसे धीरे धीरे तड़पाकर मार डाला। धोखा। कॉलेज में वह जिस लड़की से प्यार करता था, उसने उसे गरीबी की वजह से ठुकरा दिया और एक अमीर आदमी के साथ चली गई। इस घटना ने उसके मन में दुनिया के प्रति घृणा भर दी। चीन शुहुआ चीफ किन किंग्यान जब एक कंपनी में काम करने लगा, तो कंपनी की मालकिन चीन शुहुआ, जो उम्र में उससे बहुत बड़ी थी, उस पर फिदा हो गई। जब किंग्यान ने उसके साथ संबंध बनाने से मना किया, तो उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर किंग्यान का करियर बर्बाद कर दिया। उसे भूखा मरने की कगार पर पहुंचा दिया। अंत में हार कर किंग्यान ने उसके सामने घुटने टेक दिए और उसकी शर्तों पर जीने लगा। यहीं से उसके अंदर का इंसान मर गया और वह एक ठंडा हत्यारा बन गया। समाप्त। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, जहाँ सचिन और संजना की निजी जिंदगी तो खुशहाल है, लेकिन अपराध की दुनिया में एक नया और अनजाना दुश्मन पैदा हो चुका है। अध्याय 65। लिन की ज्ञान का अंत और अधूरा प्रेम बोनस। यह अध्याय लिन की ज्ञान के उन 10 वर्षों का वर्णन करता है जो उसने हांगकांग में चीन शुहुआ चीफ किन के साथ बिताए। वह उसकी शक्ति और संपत्ति का वारिस तो बन गया, लेकिन मानसिक रूप से एक गहरे अंधेरे में धंसता चला गया। पहली हत्या और लिंडा। लिन की ज्ञान के पास सब कुछ था, पैसा, रुतबा और ताकत। लेकिन चीन शुहुआ का बूढ़ा होता शरीर और उसके प्रति किंग्यान की मजबूरी उसे अंदर ही अंदर मार रही थी। वह पोटेशियम साइनाइड ले आया था, ये सोचकर कि या तो वह खुद मरेगा या चीन शुहुआ को मार देगा। लेकिन उसकी पहली शिकार बनी लिंडा, एक जवान चुलबुली लड़की जिसे वह एक बार में मिला था। किंग्यान ने उसे अपनी वासना और अकेलेपन को मिटाने का जरिया बनाया। उसने लिंडा को बंधक बना लिया और कई दिनों तक उसे नशीली दवाएं देकर उसका शारीरिक शोषण किया। अंत में पकड़े जाने के डर से उसने लिंडा को जहर देकर मार डाला। लिंडा की हत्या ने किंग्यान को एक अजीब सुकून और नई ऊर्जा दी। उसे लगा जैसे वह फिर से जवान हो गया है। चीन शुहुआ का विश्वासघात और फैंग ये। चीन शुहुआ को कैंसर हो गया और उसने अपनी वसीयत में सब कुछ किंग्यान के नाम कर दिया। उसे लगा कि किंग्यान उससे सच्चा प्यार करता है। लेकिन तभी फंग ये की एंट्री हुई। फैंग ये चीन शुहुआ का वह खोया हुआ बेटा था जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था। किंग्यान को जब ये पता चला, तो उसे फैंग ये से जलन हुई। उसे लगा कि फैंग ये वही जिंदगी जी रहा है जो वह जीना चाहता था, आजाद और बेदाग। जब चीन शुहुआ को पता चला कि फैंग ये उसका बेटा है, तो उसने चुपके से वसीयत बदलने का फैसला किया और किंग्यान को अंधेरे में रखकर सब कुछ अपने सगे बेटे को देने की योजना बनाई। किंग्यान ने ये सब सुन लिया। उसने अपनी माँ प्रेमिका को उसके अंतिम समय में सच बताया। उसने उसे बताया कि उसने कोई सगाई नहीं की है, वह सिर्फ उसे उकसा रहा था। उसने उसे बताया कि उसने कई कत्ल किए हैं और अब वह उसके सगे बेटे फैंग ये को भी इस दलदल में घसीटेगा। याओ मेंग, अंतिम फरिश्ता। किंग्यान ने खुद को फैंग ये की जगह रखकर देखना शुरू किया। उसने फैंग ये की पुरानी गर्लफ्रेंड याओ मेंग को पाने का फैसला किया। उसके लिए याओ मेंग सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक जीत थी। याओ मेंग के साथ बिताया गया समय किंग्यान की जिंदगी का सबसे सुखद समय था। वह उसे एक प्रेमिका और एक बेटी दोनों की तरह प्यार करता था। वह उसे कभी मारना नहीं चाहता था। लेकिन जब तान लियांग ने याओ मेंग के साथ दरिंदगी की, तो किंग्यान का संतुलन बिगड़ गया। उसे सबसे गहरा दुख तब हुआ जब उसने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि याओ मेंग ने उसके बेसमेंट का राज जान लिया है। वह उस रात उसे पुलिस के हवाले करना चाहती थी, लेकिन उसका प्यार उसे रोक रहा था। किंग्यान ने उसे अंधेरे में तड़पते और रोते देखा। अध्याय के अंत में किंग्यान की एक ही कसक रह गई। मेरी फरिश्ता, मेरी आखिरी फरिश्ता, जिसने मुझे इतना प्यार किया। काश मैं तुमसे पहले मिला होता। उपन्यास का सारांश और निष्कर्ष। When a snail loves, जब एक घोंघे को प्यार होता है, यहाँ पूरी तरह समाप्त होता है। सचिन जी बाई और संजना जूजू अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं। उनका एक बेटा है और वे एक दूसरे के बेहतरीन पार्टनर हैं। याओ मेंग, वह अपने अतीत के घावों को भरने की कोशिश कर रही है। फैंग ये उसे फिर से अपनाना चाहता है, लेकिन याओ मेंग को फैंग ये के व्यवहार में भी कुछ अजीब गुड़िया वाला किस्सा नजर आया है, जो भविष्य के लिए एक सस्पेंस छोड़ता है। नया रहस्य। हांगकांग में मिले नए शव संकेत देते हैं कि अपराध कभी खत्म नहीं होता।
एक नया एंजल किलर अभी भी आजाद है। अध्याय 66। फैंग ये का असली चेहरा, द रियल मॉन्स्टर। एक जन्मजात शिकारी, फैंग ये बचपन से ही दूसरों से अलग था। उसे दर्द महसूस नहीं होता था और न ही उसे किसी के प्रति सहानुभूति थी। उसके माता पिता मूक बधिर, डेफ एंड म्यूट थे और गरीब थे, लेकिन वे उसे बहुत प्यार करते थे। फैंग ये उन्हें बेचारे इंसान मानता था और उनके सामने एक अच्छे बेटे का नाटक करता था। चौथी कक्षा में जब उसके गणित शिक्षक की मृत्यु हुई तो पूरी क्लास रो रही थी, लेकिन फैंग ये अंदर से हंस रहा था। उसने तुरंत रोने का नाटक किया क्योंकि वह जानता था कि समाज उससे क्या उम्मीद करता है। पहली हिंसा और कत्ल का स्वाद। 12 साल की उम्र में उसे पहली बार किसी को चोट पहुंचाने में मजा आया। एक लड़के ने उसे पीटा था और फैंग ने चुपके से उसके सिर पर ईंट से वार किया। जब उसने फर्श पर बहते खून को चखा तो उसे एक अजीब आनंद प्लेजर मिला। हाई स्कूल के दौरान उसने अपना पहला कत्ल किया। उसने एक समलैंगिक व्यक्ति को फुसलाकर एक सुनसान फैक्ट्री में बुलाया, उसे नशीली दवा दी और फिर उसकी हत्या कर दी। उसने शव के टुकड़े किए और उन्हें प्लास्टिक बैग में भरकर ठिकाने लगा दिया। पुलिस को कभी शक नहीं हुआ क्योंकि वह एक होनहार छात्र की वर्दी पहने रहता था। याओ मेंग और फैंग का रिश्ता। हाई स्कूल में फैंग और याओ मेंग को गोल्डन कपल माना जाता था। फैंग को याओ मेंग से शारीरिक लगाव था। वह जब भी किसी का कत्ल करता, वह याओ मेंग के बारे में सोचकर उत्तेजित होता था। याओ मेंग ने उसके साथ संबंध बनाने से मना कर दिया था, जिसे फैंग ने उस समय स्वीकार कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसे पूरी तरह पाना चाहता था। बाद में याओ मेंग ने उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वह एक बेहतर भविष्य चाहती थी। हांगकांग और लिन की ज्ञान का कनेक्शन। फैंग अपनी असली पहचान खोजने हांगकांग गया, जहां उसे पता चला कि वह चीन शुहुआ चीफ किन का बेटा है। वहीं उसकी मुलाकात लिन की ज्ञान से हुई। लिन की ज्ञान ने अपनी चालों से फैंग को एंजल किलर के केस में फंसा दिया। फैंग को देश छोड़कर भागना पड़ा और वह 3 साल तक लिन सिटी के पहाड़ों में छिपा रहा। तान लियांग और याओ मेंग के साथ दरिंदगी। पहाड़ों में छिपने के दौरान उसकी मुलाकात तान लियांग से हुई। फैंग ने समझ लिया कि तान लियांग भी उसी की तरह एक अपराधी है। फैंग ने ही तान लियांग को पोटेशियम साइनाइड और कामोत्तेजक दवाओं एफ्रोडिसियाक्स की जानकारी दी और उसे उकसाया। जिस रात तान लियांग ने याओ मेंग का अपहरण किया और उसे गुफा में लाया, फैंग वहीं छिपा था। तान लियांग को लगा कि फैंग उसका साथ दे रहा है, लेकिन फैंग ने तान लियांग को ट्रैंक्विलाइजर गन से गोली मार दी और उसे बेहोश कर दिया। असली सच। अध्याय का अंत इस भयानक खुलासे के साथ होता है कि याओ मेंग के साथ उस रात तान लियांग ने नहीं, बल्कि फैंग ने बलात्कार किया था। तान लियांग बेहोश था। फैंग ने अंधेरे का फायदा उठाया। याओ मेंग को लगा कि वह तान लियांग है, लेकिन वह उसका पूर्व प्रेमी फैंग था। उसने याओ मेंग के पास में लिन की ज्ञान की तस्वीर देखी और उसे जलन हुई। उसने तय किया कि वह याओ मेंग को कभी नहीं छोड़ेगा। निष्कर्ष और विश्लेषण। यह अध्याय पाठक को झकझोर कर रख देता है। अब तक हम जिसे एक बेचारा पीड़ित विक्टिम समझ रहे थे, वह असल में सबसे बड़ा विलेन निकला। दोहरा चेहरा। फैंग लिन की ज्ञान से भी ज्यादा शातिर है क्योंकि वह समाज में पूरी तरह सामान्य और सज्जन दिखने की कला में माहिर है। याओ मेंग का भविष्य। उपन्यास के अंत में अध्याय 64 याओ मेंग और फैंग फिर से मिल रहे थे, जिसका मतलब है कि याओ मेंग अब एक ऐसे राक्षस के करीब जा रही है जिसे वह पहचानती भी नहीं है। अध्याय 67 एक मुकम्मल दास्तान, मैरिज एंड हैप्पीनेस। 1 शादी का प्रस्ताव, द प्रपोजल। लिन की ज्ञान के केस को सुलझे हुए 1 महीना बीत चुका था। संजना अब 6 महीने की गर्भवती थी। सचिन ने संजना को चौथी बार प्रपोज करने की योजना बनाई। अब तक के उसके 3 प्रयास लाशों या केस की वजह से बीच में ही रुक गए थे। उसके साथ ही पुलिस अधिकारी झाओ हान ने उसे सलाह दी कि उसे अपनी किस्मत बदलने के लिए लुओहान मंदिर जाना चाहिए। सचिन और संजना मंदिर पहुंचे। वहां एक रस्म थी जिसमें रेशमी थैली विशिंग सैशे के अंदर कागज पर अपनी इच्छा लिखकर रखनी थी। संजना ने लिखा, हमेशा साथ बूढ़े होना, टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। सचिन ने लिखा, उसने संजना को नहीं दिखाया। मंदिर के मुख्य हॉल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने सचिन ने घुटनों के बल बैठकर संजना का हाथ चूमा और पूछा, संजना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। संजना मुस्कुराए और अपनी अंगुली में वही अंगूठी दिखाई जो सचिन ने उसे पहले दी थी। उसने कहा, मैंने यह अंगूठी कभी उतारी ही नहीं। सचिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
मंदिर से बाहर निकलते समय सचिन ने मजाक में कहा कि बुद्ध इंसान की इच्छाएं, डिजायर्स, समझते हैं, इसलिए आज रात उन्हें अपनी सगाई का जश्न मनाना चाहिए। बाद में घर पर संजना को वह पर्ची मिली जो सचिन ने मंदिर में लिखी थी। उस पर भी बिल्कुल वही शब्द लिखे थे, हमेशा साथ बूढ़े होना। दोनों की सोच और इच्छाएं एक जैसी थीं। 2. मैरिज सर्टिफिकेट और नई पहचान। अगली सुबह दोनों मैरिज ब्यूरो, सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए। अब वे कानूनन पति पत्नी बन चुके थे। उनके हाथों में लाल रंग की मैरिज बुकलेट, शादी का प्रमाण पत्र थी। रिश्तों में बदलाव। गाड़ी में बैठते ही सचिन ने अपने माता पिता को फोन किया। संजना ने पहली बार हिचकिचाते हुए सचिन के पिता को पिताजी, फादर कहकर संबोधित किया, जिससे वे बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने संजना के भाई शू हुआन को फोन किया। सचिन ने उसे अब नाम से बुलाने के बजाय भाई, ब्रदर कहा, जिससे शू हुआन थोड़ा हैरान लेकिन खुश हुआ। सचिन ने संजना के पिता को भी अपना पिता मान लिया और बड़ी सहजता से उनसे बात की। गाड़ी में सचिन ने संजना से पूछा, तुमने मुझे क्या बुलाया? संजना ने मुस्कुराकर कहा, पति, हस्बैंड। सचिन इतना खुश था कि उसने संजना से यह शब्द बार बार कहने को कहा। लिंच सिटी की सड़कों पर अपनी कार चलाते हुए सचिन ने मन ही मन खुद से वादा किया कि चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आए, वह संजना के प्रति अपने इस गहरे और असीम प्यार को कभी कम नहीं होने देगा। निष्कर्ष, द एंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ व्हेन अ स्नेल लव्स का मुख्य कथानक समाप्त होता है। सचिन और संजना एक परिपक्व और गहरे प्यार के बंधन में बंध चुके हैं। थीम, बसंत का मौसम, नई उम्मीदें और एक दूसरे का अटूट साथ। क्या आप इस सुखद अंत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अध्याय 68, नई शुरुआत और सुखद भविष्य, एपिलॉग। 1. नन्हे सचिन का आगमन, द बर्थ। गर्मियों की शुरुआत में संजना की डिलीवरी का समय आया। अस्पताल में सचिन, जी बाई, उसका भाई शू हुआन और पिता उसके साथ थे। संजना ने अपनी आदतों के मुताबिक प्रसव पीड़ा को बिना चिल्लाए, बड़ी शांति और साहस के साथ सहा। सचिन बहुत घबराया हुआ था, लेकिन संजना उसे ही दिलासा दे रही थी। अंततः एक स्वस्थ बेटे का जन्म हुआ। सचिन ने जब पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया, तो उसकी आंखें भर आईं। सचिन के पिता ने कहा कि बच्चे में सचिन जैसी वीरता, हीरोइक स्पिरिट झलकती है। संजना बहुत खुश थी कि अब उनके जीवन में एक छोटा सचिन आ गया है। 2. याओ मेंग और शू होंग, याओ मेंग एंड शू हैंग। एक साल बीत गया। शू हुआन की कंपनी की सालगिरह की पार्टी में सभी शामिल हुए। यहाँ याओ मेंग और शू होंग की कहानी में एक नया मोड़ आया। असली फैंग ये का अंतः खबर आई कि सीरियल किलर फैंग ये पकड़ा जा चुका है और उसे अगले महीने फांसी दी जाएगी। याओ मेंग ने पुलिस की मदद की थी, लेकिन उसने फैंग ये से जेल में मिलने से साफ इनकार कर दिया। शू होंग का प्यार। शू होंग, जो कहता था कि वह याओ मेंग का पीछा छोड़ चुका है, असल में अभी भी उसे चाहता था। पार्टी में जब याओ मेंग के पैर में मोच आई, तो शू होंग ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसकी देखभाल की। याओ मेंग, जो अब तक अपने अतीत के कारण पत्थर दिल बन चुकी थी, शू होंग की ईमानदारी और प्यार को देखकर रो पड़ी। ऐसा लगता है कि याओ मेंग को आखिरकार अपना सच्चा साथी मिल गया। 3. शू हुआन का भविष्य, सू हवान्स पाथ। संजना को अपने भाई की चिंता थी कि उसने अब तक शादी नहीं की है। पार्टी में संजना ने उसे एक अच्छी लड़की की ओर इशारा करते हुए बात करने को कहा। शू हुआन ने संजना को दिखाने के लिए उस लड़की की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जब सचिन और संजना वहां से चले गए, तो वह उस लड़की के पास से चुपचाप गुजर गया। शू हुआन अभी भी अपनी पुरानी यादों, शायद ये झी की याद से पूरी तरह बाहर नहीं आया है, लेकिन वह सकारात्मक है। वह जानता है कि जिंदगी लंबी है और उसे एक नई शुरुआत करनी होगी। उपन्यास का निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। व्हेन अ स्नेल लव्स यहाँ समाप्त होता है। ये कहानी केवल अपराध और रहस्य की नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तित्वों, एक तेज तर्रार पुलिस अफसर सचिन और एक शांत, विश्लेषणात्मक, घोंघे जैसी लड़की संजना के बीच पनपे गहरे और समझदारी भरे प्यार की थी। सचिन और संजना अब एक खुशहाल माता पिता हैं। याओ मेंग, उसे शू होंग के रूप में एक नई उम्मीद मिली है। अंतिम संदेश, जिंदगी आशाओं से भरी है और प्यार हर तूफान से लड़ने की ताकत देता है। मेरे विचार, ये एक बहुत ही संतोषजनक अंत है। संजना की घोंघे जैसी धीमी प्रकृति ने आखिरकार सचिन के तेज और जुनूनी दिल को जीत लिया। अध्याय 69, याओ मेंग की नई दुनिया, अ न्यू बिगिनिंग। 1. शू होंग का साथ, शू हैंग्स परसिस्टेंस। शू होंग को पहली नजर में ही याओ मेंग पसंद आ गई थी।
जब उसे याओ मेन के दर्दनाक अतीत लिन किंग्यान का मामला के बारे में पता चला तो उसके मन में याओ मेन के लिए गहरी सहानुभूति और चिंता पैदा हुई। वह बीजिंग से बार बार लिन सिटी सिर्फ उसे देखने और उसकी मदद करने के लिए आता था। याओ मेंग ने लिन किंग्यान की कंपनी का कार्यभार संभाला था, लेकिन वह बिजनेस में नहीं थी। शू हॉन ने एक चतुर बिजनेस पार्टनर बनकर उसे कदम कदम पर सिखाया। वह उसे हंसाता था और उसके मुश्किल समय में हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। 2. अधूरा प्रस्ताव और दूरी। 1 साल की मेहनत के बाद एक पार्टी के दौरान शू हॉन्ग ने सबके सामने स्वीकार किया कि वह याओ मेंग का पीछा कर रहा है। याओ मेंग शर्मिंदा हो गई और उसने शू हॉन्ग को मना कर दिया, ये कहते हुए कि वह अभी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। शू हॉन्ग दुखी होकर बीजिंग लौट गया और कई महीनों तक वापस नहीं आया। 3. फैंग ये का डर और शू हॉन्ग की वापसी। जब लिन सिटी में फैंग ये का मामला शुरू हुआ तो याओ मेंग बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि उसका अतीत उसे फिर से घेर रहा है। जिस रात फैंग ये को गिरफ्तार किया जाना था, याओ मेंग अपने घर में अकेली और डरी हुई थी। तभी शू हॉन्ग का फोन आया। उस रात उन दोनों ने घंटों बात की। शू हॉन्ग की आवाज ने याओ मेंग को वह सुरक्षा और सुकून दिया जिसकी उसे जरूरत थी। जब पुलिस ने फैंग ये को पकड़ लिया तो याओ मेंग को एहसास हुआ कि शू हॉन्ग उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। 4. एक साधारण प्रेम की शुरुआत। उपन्यास के अंत में पार्टी के दौरान जब याओ मेंग का पैर मुड़ गया तो शू हॉन्ग ने उसे संभाला। वह उसे नदी के किनारे ले गया, जहां उन्होंने पूरी रात तारों के नीचे बिताई। वहां कोई दिखावा नहीं था, बस दो लोग थे जो एक दूसरे का साथ चाहते थे। याओ मेंग ने आखिरकार अपना दिल शू हॉन्ग के लिए खोल दिया। 2 साल बाद वे शादी की बात करने लगे। शू हॉन्ग ने उसे भरोसा दिलाया कि उसके माता पिता उसे स्वीकार करेंगे और उसका अतीत उनके बीच कभी नहीं आएगा। निष्कर्ष। फाइनल थॉट्स ऑन चैप्टर 69। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार घावों को भरने की ताकत रखता है। संजना और सचिन की कहानी जहां समझदारी और तालमेल पर आधारित थी, वहीं याओ मेंग और शू हॉन्ग की कहानी चंगा होने, हीलिंग और भरोसे पर आधारित है। अध्याय 70। संजना का तर्क और सचिन की हार। शॉर्ट बोनस। सप्ताहांत का सुकून। एक पुलिस अधिकारी की व्यस्त जिंदगी में सप्ताहांत वीकेंड्स ही वह समय होता है जब सचिन और संजना एक दूसरे के साथ सुकून से समय बिता पाते हैं। शुक्रवार की रात वे जल्दी सो गए, करीब 9 o'clock बजे। आधी रात के बाद जब वे अपने निजी पलों से मुक्त हुए तो सचिन अभी भी और समय साथ बिताना चाहता था, लेकिन संजना थक चुकी थी। संजना का मजाक। संजना सचिन की छाती पर सिर रखकर कुछ सोच रही थी। अचानक वह मुस्कुराए और बोली, हमारी सहन शक्ति स्टैमिना को देखते हुए मुझे लगता है कि हम लगातार 2 दिनों तक संबंध बना सकते हैं। सचिन ये सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा कि संजना उसे अगले 48 घंटों तक बिना रुके रोमांस करने के लिए आमंत्रित कर रही है। वह उत्साहित हो गया और तुरंत उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, बेहतरीन सुझाव। कल और परसों हमारी छुट्टी है, हम बाहर से खाना मंगा लेंगे और कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ट्विस्ट। संजना ने तुरंत उसे पीछे धकेला और हंसते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास बिल्कुल भी ह्यूमर मजाक की समझ नहीं है। उसने दीवार घड़ी की ओर इशारा करते हुए समझाया, देखो, हमने कल रात शुक्रवार शुरू किया था और अब सुबह शनिवार के 12 बज चुके हैं। तो हो गए न 2 दिन। सचिन अपना सिर पकड़कर रह गया। संजना ने पुलिस वाली तार्किक बुद्धि लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल रोमांस में भी कर दिया था। उसके लिए तारीख का बदलना ही 2 दिन था। उपन्यास का समापन विचार। इस छोटे से बोनस अध्याय के साथ सचिन और संजना की यह अद्भुत यात्रा समाप्त होती है। ये दर्शाता है कि गंभीर केस सुलझाने के बाद भी उनका निजी जीवन हंसी मजाक और मासूमियत से भरा हुआ है।